अब बच्चे हम लोगों का लेक्चर नंबर 3 जो है ना वो आज स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज जो है वो हमारे पास हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए। आज के टॉपिक के अंदर हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है मैं बता देता हूँ कौन कौन सी हैं मेरे बच्चे। एक उसमें से है ट्रांजिस्टर। ठीक है। ट्रांजिस्टर करेंगे पहले सबसे डिस्कस। उसके 2 से 3 सवाल देखेंगे। फिर ट्रांजिस्टर के बाद डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ऑपरेशनल एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे जितनी ज़रूरत है उतना, डेफिनेशन की हद तक बस। फिर डिस्कस करेंगे लॉजिक गेट्स के ऊपर। लॉजिक गेट्स किस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं, किस फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करते हैं, उन सब चीज़ों को हम देख रहे होंगे। ठीक है। ये जो आपके सामने स्निपेट नज़र आ रहा है ये आपको पीडीएफ की फॉर्म में यकीनन मिल जाएंगी सारी चीज़ें। ये मैंने पंजाब बोर्ड से उठाया हुआ है। ठीक है। वहाँ पे टू द पॉइंट और साफ सुथरा लिखा हुआ है। वरना आप किसी भी बोर्ड की किताब से सारी बातें पढ़ सकते हो। फिजिक्स के अंदर ये खूबी होती है, वो चेंज नहीं होती। ठीक है। जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर चल रहा है मेरे बच्चे, इसके अंदर हमने हमारा पीएन जंक्शन डायोड और उसकी रेक्टिफिकेशन के हवाले से बातचीत बहुत तफसील से और पास पेपर के क्वेश्चंस के साथ अपने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मुकम्मल कर ली थी। अब हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है ना, सबसे पहले तो ये समझ लेना, हमारे पास जितनी भी आगे डिवाइसेस आ रही हैं वो सारी की सारी आपकी पी और एन से ही मिलके बनती हैं। यानी कि ये जो पूरा चैप्टर में आप पढ़ रहे हो, ये जिसको आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स का नाम देते हो, सब में आपका पी टाइप मटेरियल या एन टाइप मटेरियल होता है। ठीक है। आपके पास ये जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं ये आपके पास एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। देखो आपको यहाँ नज़र भी आ रहा है, यहाँ ये देखो, एक एन टाइप मटेरियल ये रहा, बीच में एक पी टाइप मटेरियल, फिर एक एन टाइप मटेरियल। यानी कि इसको आप कहोगे दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी ये है क्या, क्या करता है, कुछ नहीं पता मुझे। मुझे सिर्फ फिलहाल हमने ये बात करी कि भैया हमने अभी इससे पीछे पीछे जो एक लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो एक डिवाइस पड़ी थी जिसका काम रेक्टिफिकेशन करना था, दैट वाज डायोड। पीएन जंक्शन डायोड कहा था उसको हमने। ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड के 2 टर्मिनल थे, अगर आपको याद होगा, इस तरह के 2 टर्मिनल थे। एक मेरे बच्चे इसकी पी साइड होती थी, एक मेरे बच्चे इसकी एन साइड होती थी। तो ये पहली बात, डायोड ट्रांजिस्टर से किस तरह मुख्तलिफ है। डायोड एक 2 टर्मिनल डिवाइस था, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है। फिर डायोड का काम था रेक्टिफिकेशन करना, ट्रांजिस्टर का प्राइमरी काम होता है एम्पलीफिकेशन करना। अभी फिलहाल सिर्फ इतना सुन लो कैसे करता है एम्पलीफिकेशन, क्या होता है, अभी सब पढ़ेंगे। ठीक है। डायोड से ये एक अलग डिवाइस है। तो इसके पास कितने टर्मिनल थे, 2 टर्मिनल थे, एक पी और एक एन था। इसके पास कितने, 3 टर्मिनल हैं। फिर मैंने इब्तिदा में क्या कहा कि ये जितनी डिवाइसेज हैं, ऑल दीज डिवाइसेज आर मेड अप ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप मटेरियल। गोया अगर ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हैं तो 2 पी होंगे, एक एन होगा, या तीनों पी होंगे या तीनों एन होंगे, या 2 एन एक पी होगा। भाई जहन तो यही कहता है ना, यही 4 कॉम्बिनेशन में से कोई होगा। तो अब ये बताया जा रहा है ट्रांजिस्टर में क्या होता है। ट्रांजिस्टर में ये कह रहा है कि जो बीच वाला होता है ना वो अलग होता है, बाकी दोनों एक जैसे होते हैं। यानी कि अगर यहाँ एन है और यहाँ एन है तो बीच वाला क्या होगा, पी होगा। सिमिलरली अगर यहाँ पी है यहाँ पी है तो बीच वाला क्या होगा, एन होगा। तो इसलिए आपका जो ट्रांजिस्टर है ना वो या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा या एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा। अभी तक आपने क्या क्या बातें पढ़ ली। पहली बात, ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। कैसे पता चला भाई, सेमीकंडक्टर से ही तो मिलके बना है। पी टाइप मटेरियल इटसेल्फ क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो पी एनपी ट्रांजिस्टर हो सकता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर हो सकता है। यानी कि जो बीच में सैंडविच हुआ हुआ पार्ट है, सैंडविच हुआ हुआ पार्ट जिस टाइप का होगा, जो उसके इर्द गिर्द वाले पार्ट्स होंगे वो अलग टाइप के होंगे। अगर बीच में एन टाइप है तो दाएं बाएं पी टाइप होगा, बीच में पी टाइप है तो दाएं बाएं एन टाइप होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब जो मेरा बेटा हमारे पास इसकी 3 टर्मिनल्स हैं, जैसे इसके अंदर एक पी और एक एन था, एक को हमने कैथोड कहा था, एक को हमने एनोड कहा था। अगर आपने कल वी आई कैरेक्टरिस्टिक वाली जो मेरी कर्व थी उसको आपने गौर से देखा होगा तो उसके अंदर कैथोड एनोड पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स डायोड के मार्क भी हुए हुए थे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो 3 टर्मिनल्स हैं या 3 टांगे हैं ट्रांजिस्टर की, एक को आप कहोगे कलेक्टर, एक को आप कहोगे इमिटर, एक को आप कहोगे बेस। बेस आपकी वो साइड है जो कि बेसिकली क्या होती है, सैंडविच साइड होती है। यानी कि जो दरमियान में साइड होती है, जो आपकी सैंडविच साइड होती है। यानी कि जिसके बारे में मैंने अभी कहा ना कि आपके पास जिसे कहना चाहिए दरमियान वाली साइड जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। अगर दाएं और बाएं पी पी है तो बीच में एन होगा, दाएं बाएं एन एन है तो बीच में पी होगा। तो जो बीच में अलग वाली साइड है ना, दैट इज बेसिकली बेस। बेस के एक तरफ कलेक्टर होता है, एक तरफ इमिटर होता है। अभी क्या करता है, कैसे करता है, मैंने कुछ नहीं बताया, अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं जो बना हुआ है। ठीक है।
अच्छा अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये नोट करो, ये सिंबल और ये सिंबल, ये नोट करो सिंबल। ये आपको सिंबल नजर आ रहा है, एक आपके पास ये वाला एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये वाला आपके पास पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और इन दोनों में सिंबल में जो फर्क नजर आ रहा है आपको, वो यहाँ पे एक एरो का सिंबल नजर आ रहा है। ये अभी जब मैं आपको इसकी कंस्ट्रक्शंस पढ़ा दूंगा पूरी की पूरी, तो आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हम किस तरह से काम कर रहे हैं, या कंस्ट्रक्शन में हमारे पास ये एरो की क्या अहमियत है। तो आपने ये इसकी जो डायग्राम है ना, वो आपने जहन में रखनी है इसकी वर्किंग समझने के बाद। क्योंकि माजी में इसकी डायग्राम पूछी गई है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर की स्कीमेटिक डायग्राम या सर्किट डायग्राम, और एनपीएन ट्रांजिस्टर की स्कीमेटिक या सर्किट डायग्राम आपसे माजी में पूछी जा चुकी है। ठीक है, अब यहां पे रीड करते हुए चलते हैं। अ ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन विच इज ग्रोन इन सच अ वे दैट इट हैज थ्री रीजन्स। ठीक है, कोई अनोखी बात नहीं करी, हमें पता है ये बात। सेंट्रल रीजन इज पी टाइप विच इज सैंडविच बिटवीन टू एन टाइप रीजन। अच्छा, एक और बच्चे के सामने सवाल आता है, सर दोनों में कोई फर्क है? नहीं, दोनों में कोई फर्क नहीं। आप चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर लेके चलो, चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर लेके चलो, दोनों एक ही काम करते हैं। यानी कि हम किसी एक का ऑपरेशन पढ़ेंगे किताब में, और दूसरे का ऑपरेशन बिल्कुल एज इट इज होता है। ठीक है, अच्छा। एनपीएन इन द एन टाइप सेंट्रल रीजन इज सैंडविच बिटवीन टू पी टाइप रीजन, वही बात है, इट फॉर्म्स पीएनपी ट्रांजिस्टर। द सेंट्रल रीजन इज नोन एज द बेस एंड द अदर टू रीजन आर कॉल्ड इमिटर एंड कलेक्टर। ठीक है, अब आगे की जो बात लिखी है ना, उस पर जाने से पहले यहां मेरी सुन लो। आप जब यहाँ पे इसकी डायग्राम देख रहे हो, तो आपको ये बात वाज़ेह तौर पे नज़र आ रही है कि देखो इनका साइज अलग अलग है। इमिटर का साइज देखो, कलेक्टर का साइज देखो, और बेस का साइज देखो। आपको बेस बिल्कुल पतला सा बारीक सा नजर आ रहा है, बेस थिन होता है यहाँ पे। ठीक है, और कलेक्टर और इमिटर बेस के मुकाबले में कैसे होते हैं? बड़े होते हैं। यानी कि अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू साइज बात करूं, अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू क्या बात करूं, साइज बात करूं, साइज के एतबार से बात करूं, तो कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा होता है, उसके बाद इमिटर का साइज होता है, उसके बाद बेस का साइज होता है। यानी कि बेस सबसे छोटा होता है, सही है। कलेक्टर का साइज क्या होता है मेरे भाई? सबसे बड़ा होता है, साइज के एतबार से अगर हम बात करेंगे। सिमिलरली अगर डोपिंग कंसंट्रेशन के एतबार से बात करें, सर ये डोपिंग कंसंट्रेशन किस बला का नाम है? देखो भैया, डोपिंग कंसंट्रेशन किस बला का नाम है? हमने डोपिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब कभी भी आप प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड करते हो, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं डोपिंग। अब डोपिंग कंसंट्रेशन क्या होती है? जैसे समझ लो कि आपने एक एटम के साथ, मिसाल के तौर पे आपने ग्रुप 4A के एक एटम के साथ एक एटम इंप्योरिटी का ऐड किया, तो ये एक तरह की डोपिंग है। आपने एक एटम के साथ 10 एटम इंप्योरिटी के ऐड कर दिए, तो अब देखो कंसंट्रेशन ऑफ द इंप्योरिटी क्या हो गई? बढ़ गई। तो डोपिंग कंसंट्रेशन से ये मुराद होती है कि आपने जो एक्सटर्नल या फॉरेन फैक्टर ऐड किया है, जो इम्प्यूरिटी आपने ऐड करी है, उसकी क्वांटिटी आपने क्या रखी है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप केमिस्ट्री लैब में जब एक्सपेरिमेंट देखते हो, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो HCl होता है, वो आपके पास येलो से कलर का भी होता है, पेल येलो से। वो आपके पास ट्रांसपेरेंट भी होता है। फर्क किसका होता है? कंसंट्रेशन का होता है। तो आप उसकी कंसंट्रेशन की बेस के ऊपर ही HCl को हैंडल करते हुए केयर कर रहे होते हो। जो ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है उसके लिए आप बड़े ग्लव्स पहनते हो, ख्याल करते हो मतलब इन कांटेक्ट ना आ जाओ, क्योंकि वो जला देगा, वो तो फौरन से पहले जला देगा। तो डोपिंग कंसंट्रेशन क्या है कि आपने एक्सटर्नल इंप्योरिटी कितनी ज़्यादा ऐड करी है विद रिस्पेक्ट टू जो आपका प्योर सेमीकंडक्टर था। ठीक हो गया। तो अगर डोपिंग कंसंट्रेशन के एतबार से आप बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा जो डोपिंग कंसंट्रेशन है वो किसकी होती है? इमिटर की होती है। उसके बाद किसकी है? कलेक्टर की। और बेस जो होता है वो सबसे थिन डोप हुआ हुआ होता है। ठीक है, एक और चीज ध्यान में रख लेना। अभी सुबह एक बच्चे का सवाल भी देख रहा था मैं, जो आपकी सिंध बोर्ड की नई किताब आई है ना मेरे बच्चे, उसके अंदर ना ठीक ठाक गलती हैं। देखो उसके अंदर, देखो गलती होने की रीजन सिंपल सी है। एक तो उन्होंने किताब के पहले सफे पे लिख दिया है कि ये टेस्टिंग एडिशन है। ठीक है, तो टेस्टिंग, जब कोई बंदा ड्राइविंग सीखता है, तो वो अपनी गाड़ी के पीछे एक बड़ा सा लर्नर का L लगा देता है। तो सामने वाले को इशारा होता है कि भाई इस पे बचना आपने खुद ही है। ठीक है, अब वो कहीं गाड़ी मार दे या कुछ नुकसान कर दे, तो भाई आपने देखा क्यों नहीं कि उसने का वहाँ पे L लगाया हुआ था? आपको दिखना चाहिए था वो। तो शुरू में आप अपनी किताब देखोगे, उसमें टेस्ट एडिशन बड़ा बड़ा उन्होंने लिख दी है। तो ये टेस्ट एडिशन है, मतलब उसमें गलती है। भी बच्चा सुबह में क्या पॉइंट कर रहा था कि आपने कहा था सर पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर
मेजॉरिटी होल्स की होती है, जबकि वहाँ लिखा हुआ है मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की होती है। तो मैंने कहा मेरे भाई, मैंने बिल्कुल सही पढ़ा है अपने हिसाब से, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा सही होता हूँ, गलत कर सकता हूँ, लेकिन आप थोड़ी सी हिम्मत करके, मैंने आपकी ड्राइव के ऊपर ना सारे बोर्ड की किताबें अपलोड की हुई हैं, एक नज़र किसी और बोर्ड की किताब से भी देख लो, वो तो पुरानी किताबें हैं ना, और वो तो टेस्ट एडिशन नहीं है, जो गलतियाँ थी वो रेक्टिफाई हो गई होंगी, तो इसमें बहुत गलतियाँ हैं अभी, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होना इसके अंदर। कोई ऐसा मसला हो, मजीद कोई एक्सप्लेनेशन से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हो तो भाई ज़रूर बताना। अगर मेरी गलती होगी तो मैं माजरत भी करूंगा और सही भी कराऊंगा उसको, ठीक है। चलो, अब हमारे पास आते हैं मेरे बच्चे डोपिंग कंसंट्रेशन। डोपिंग कंसंट्रेशन मैंने बता दिया कि आपने कितनी ज़्यादा एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड की हुई है वो है। फिर हमने एक बात की पढ़ी थी जहाँ से ये बात निकल के आई, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पी टाइप मटेरियल होता है, पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजोरिटी किसकी होती है, होल्स की होती है, और एन टाइप मटेरियल में मेजोरिटी किसकी होती है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स की होती है। फिर मेरे बच्चे, अब आप एक बात सोचो, अगर डोपिंग कंसंट्रेशन ज़्यादा है, खुद सोचो, अगर डोपिंग, लेट से मेरे पास ग्रुप 4A का, मेरे पास जो मेरा मटेरियल था उसके अंदर मैंने पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करी, आपको पता है दिस इज द फॉर्मूला फॉर एन टाइप डोपिंग। अगर मैंने एन टाइप मटेरियल बनाने के लिए 5A को ऐड किया, और मैं तीन केसेस लेता हूं, केस ए, केस बी और केस सी, समझना जरा खूब अच्छे से। अगर मैंने ऐड किया, केस ए के अंदर मैंने डोपिंग कंसंट्रेशन कम रखी, यानी कि एक 4A के लिए एक 5A का डाला, मिसाल दे रहा हूं एलिमेंट, तो आपको यहां पे पता चल रहा है कि एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। अगर मैंने एक 4A के लिए पांच 5A के डाले, तो यहां पे पांच एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहां पे अगर मैंने एक के लिए 10 डाले तो यहां पे क्या होगा, 10 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी कि आपको समझ में ये बात आनी चाहिए कि जैसे जैसे मैं डोपिंग कंसंट्रेशन बढ़ाता जा रहा हूं, वैसे वैसे मेरे पास जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी मैं एन टाइप डोपिंग कर रहा हूं। अगर यही हिसाब किताब मैं पी टाइप डोपिंग में कर दूं तो नंबर ऑफ होल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो गोया पता ये चला कि जो, अगर 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 मैं मिसाल देता हूं, जो जो बात समझ में आनी चाहिए आपको, अगर मैं मिसाल देता हूं कि ये जिसकी मैं बात कर रहा हूं, लेट से दिस इज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये जितनी यहां पे मेहनत करोगे ना, आगे वर्किंग ऑपरेशन इसकी इतने अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर मैं एक एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करता हूं, एनपीएन मतलब एमिटर एन, और ये कलेक्टर भी एन, और बेस इसकी पी होगा क्योंकि बेस सैंडविच हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने कहा डोपिंग कंसंट्रेशन इमिटर में क्या है, ज्यादा है। जब इमिटर में डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका मतलब इमिटर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी वो ज्यादा होगी, और कलेक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम होगी। ये मतलब है डोपिंग कंसंट्रेशन के कम ज्यादा होने का। अभी कलेक्टर में डोपिंग कंसंट्रेशन कम है, इंप्योरिटी कम तादाद में ऐड हुई है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, इमिटर के पास इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। और बेस के पास तो होल्स होंगे, और बेस के पास तो होल्स सबसे ही कम होंगे क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन क्या है, सबसे कम है, ये लिखी हुई है। यूजुअली द बेस इज वेरी थिन ऑफ द ऑर्डर ऑफ दिस, द emitter and collector have greater concentration and impurity. The collector is comparatively larger than emitter, मैंने लिखवा दिया यहाँ आपको साइज के एतबार से। The emitter has greater concentration of impurity as compared to the collector, ठीक है। तो ये बात लिख दी आपने यहाँ पे। अच्छा, इसको जो है ना एक और नाम भी देते हैं, यहाँ पे इन्होंने शायद लिखा हुआ नहीं है इसको, मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। इसी ट्रांजिस्टर को एक और नाम दिया जाता है, वो आगे आपको वर्किंग में पता भी चल जाएगा इसका ये नाम क्यों है। वो कहलाते हैं मेरे बच्चे बीजेटी। बीजेटी, बीजेटी इज बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बीजेटी स्टैंड्स फॉर, क्या लिख देते, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है। ये है मेरा बच्चा आपके पास क्या, बीजेटी, ठीक है। अब बाय, बाय का मतलब क्या होता है, दो, और पोलर मतलब पोलैरिटी। पोलैरिटी अभी समझ में आएगी आपको। ये बेसिकली आपके पास जो बीजेटी है, या ये जो ट्रांजिस्टर है, इसके पास ना दो जंक्शंस होते हैं। कैसे सर, देखो अभी आपको समझाते हैं। जब हमने डायोड्स पढ़े थे, अगर मैं आपको बताऊं या आपसे पूछूं इनफैक्ट कि डायोड में कितने जंक्शंस हुआ करते थे, तो देखो डायोड में क्या था, डायोड ऐसा था ना, एक मेरा बच्चा हमारे पास पी टाइप था, एक एन टाइप था। तो ये एक जंक्शन था, और इस जंक्शन को अपन लोग क्या कहा करते थे, इस जंक्शन को हम कहा करते थे, अच्छा मैं स्निपेट इसलिए कॉपी करके लाऊं, ये सारा कुछ पढ़ना मुझे लिखना पड़ता समझाने के लिए, और आपको भी प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। ये कहलाता है पीएन जंक्शन, एक पीएन जंक्शन है। अभी हमने जब ट्रांजिस्टर के बारे में बात की है, तो मेरे बच्चे ट्रांजिस्टर के बारे में जो बातचीत आपको नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, वो ये नजर आ रही है ट्रांजिस्टर के अंदर के, एक मिनट रुकिएगा, नहीं नहीं, वो सफाई करवानी है यार, ठीक है।
अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास ये जो ट्रांजिस्टर हमने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, वो ट्रांजिस्टर इस तरह से, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास तीन जो है ना वो इस तरह से, ठीक है। ये इधर ये इस तरह से, ठीक है। ये देखो इधर, इसको मान लेते हैं मेरा बेटा हमारे पास कलेक्टर है, ये हमारे पास एमिटर है, और ये हमारे पास बेस है। अगर आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की मिसाल लेके चलोगे तो ये मेरा बेटा एन है, ये आपके पास पी है, और ये अगेन आपके पास क्या एन है। अब देखो आपको ये नजर आ रहा है, ये आपको नजर आ रहा है एक जंक्शन है, और ये आपको नजर आ रहा है मेरे भाई दिस इज जंक्शन नंबर 2। तो आपको दो जंक्शन नजर आ रहे हैं, ये दो जंक्शन है हमारे पास। दिस इज द रीजन, इसको हम कहते हैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। सर पोलर का लफ्ज क्यों आ रहा है, हमें तो बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर कहना चाहिए था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अभी पता चलेगा, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है भाई। देखो ये जो जगह है ना, इसको आप कहते हो एमिटर बेस जंक्शन। क्या नाम देंगे इसे? एमिटर बेस जंक्शन। ये क्या है? कलेक्टर बेस जंक्शन। एमिटर बेस जंक्शन की जो पोलैरिटी होती है कलेक्टर बेस जंक्शन की, उसके रिवर्स पोलैरिटी होती है फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर। मतलब ट्रांजिस्टर बहुत सारे कामों में आता है, लेकिन आपके कोर्स के अंदर जो मेजर पार्ट इंक्लूड है वो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इंक्लूड है। तो ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर को हम कहते हैं ट्रांजिस्टर का नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन। क्या सर मतलब, सर नॉर्मल मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है? भाई आपके पास एक स्टील का रूलर होता है, बचपन से देखते आ रहे हो, बड़ा सा रूलर होता है। उसका प्राइमरी काम क्या है? लकीरें ड्रॉ करना। लेकिन बचपन में जो, मतलब आपकी स्कूल वाली मिस रही होंगी, या आपकी ट्यूशन वाली बाजी या बाजा रहा होगा, वो उसी आपके स्केल से आपको मारती भी होंगी अगर आप होमवर्क नहीं करते होगे। अब वो उसका सेकेंडरी काम है। तो ट्रांजिस्टर का प्राइमरी पर्पस क्या है? एम्पलीफायर का है। तो जो ट्रांजिस्टर का प्राइमरी पर्पस है उसको हम कहते हैं ट्रांजिस्टर का नॉर्मल मोड ऑफ वर्किंग ऑपरेशन, ठीक है। तो उसके अंदर बता ये रहा था, जो इमिटर बेस जंक्शन की बायसिंग होती है, यानी कि अगर ये फॉरवर्ड बाइस है तो ये क्या होगा? रिवर्स बाइस। ये बताने का मकसद था, ठीक है। तो ये उल्टा हिसाब किताब चलता है, इसलिए इसको कहते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दो जंक्शन है और रिवर्स पोलैरिटी के साथ है, ठीक है। वापस चलते हैं, यहां पढ़ते हुए क्या आता है। ये आ गया, ट्रांजिस्टर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू बैक पीएन जंक्शंस, एमिटर बेस जंक्शन एंड कलेक्टर बेस जंक्शन। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप यहां पे देखो, इन्होंने ये जो एनपीएन ट्रांजिस्टर था ना, ये देखो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर था, ये इन्होंने एनपीएन ट्रांजिस्टर को यहां पे लाके क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। अब आप यहां पे एक और चीज देखो, अगर ये सर आपको कैसे इंकिशाफ हो गया कि ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है? क्योंकि मेरे बच्चे की नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे, इसकी सर्किट डायग्राम देख लो, ये नजर आ रहा है, ऐसे पता चल रहा है। ये जो एरो आउटवर्ड होता है ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में होता है, जो इनवर्ड होता है ये पीएनपी ट्रांजिस्टर में होता है। अमूमी तौर पे किताबों में एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग ही दिखाई जाती है, क्योंकि वो समझाना बच्चे को आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बच्चा विजुअलाइज कर सकता है अगर उसको तमीज से पढ़ाया जाए, और होल्स की मूवमेंट विजुअलाइज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये देखो यार, ये आ गया अपने पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूँ जरा मार्क कर दो, ताकि मैं आपको बायपोलर भी दिखा दूं यहाँ पे, तो ये एन साइड है, फिर ये पी साइड है, फिर ये एन साइड है। भाई यही मतलब हुआ ना एनपीएन ट्रांजिस्टर का, कि ये एन है, ये पी है, ये फिर एन हो गया। अब आप ये देखो यहाँ पे जो बैटरी कनेक्ट करी हुई है इसको कहते हैं वीबीबी। ये जो लिखी है, मतलब ये सिर्फ नाम है, ठीक है। वीबीबी, इसको आप कह रहे हो वीसीसी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आप इनके कनेक्शन देखो, आपको ये किस तरह से, दो चीजें आपने यहाँ नोट करनी है। एक आप देखो बैटरी का साइज, क्योंकि ये सब चीज आगे ऑपरेशन में भी काम देगी आपको। बैटरी का साइज यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा साइज है। दूसरा आप नोट करो इनकी पोलैरिटीज, पोलैरिटी नोट करो। देखो इसकी पोलैरिटी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर आप कनेक्शन देखो, अब तो आप चैंपियन हो चुके हो एन और पी के कनेक्शन करने में, कल की क्लास में होमवर्क क्वेश्चन भी दिए थे मैंने। देखो ये एन साइड कनेक्ट हुई हुई है नेगेटिव से, और ये पी साइड कनेक्ट हुई हुई है पॉजिटिव से। नजर आ रहा है? ये पी साइड किससे कनेक्ट हुई हुई है? पॉजिटिव से कनेक्ट हुई हुई है। इधर इसको इधर देखो, इधर ये, सर ये तो इधर भी कनेक्ट हुई हुई है। अरे बच्चे अभी तो हम इस जंक्शन की बात कर रहे हैं ना, अभी तो इस जंक्शन की बात कर रहे हैं, तो इस जंक्शन के बारे में देखेंगे। अभी इसको ऐसे थोड़ी कर देंगे कि इसको यहां से और इसको वहां से देख रहे हैं जाके, ठीक है। अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इमिटर बेस जंक्शन की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसको इस तरह देखूंगा अभी, ठीक है। ये देखो ये ऐसे कनेक्ट हुआ है पी से, तो आपके सामने अगर पी पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ हुआ और एन नेगेटिव से कनेक्ट हुआ हुआ, तो ये कंडीशन क्या है? फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। गोया कि आपका इमिटर बेस जंक्शन इस पोलैरिटी की वजह से कैसा है? फॉरवर्ड बायस है, हमें नजर आ रहा है। अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कुछ नहीं पता, वर्किंग अभी तक नहीं देखी हमने, वो नीचे आ रही है, ठीक है। यहां से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी वर्किंग इस जगह पे। अभी सिर्फ कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं कि कैसे कनेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है ना, इसको देखो गौर से। कलेक्टर बेस जंक्शन को अगर आप देखते हो, तो ये देखो कलेक्टर आपका एन है, ये कनेक्ट हुआ हुआ है यहाँ पॉजिटिव से, और ये आपका बेस है, यहाँ कनेक्ट हुआ हुआ है किससे? नेगेटिव से। देखो कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस हो गया, क्योंकि एन कनेक्ट हुआ हुआ है पॉजिटिव से, और यहाँ पे पी कनेक्ट हुआ हुआ है किससे? नेगेटिव से।
ऐसे ही है, पी जो है आपका कनेक्ट हुआ है नेगेटिव से, तो ये आपका हो गया रिवर्स बायस, तो आपको पोलैरिटी भी रिवर्स नजर आ रही है। एमिटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस है और दूसरा आपका रिवर्स बायस है। तो ये कह रहे हैं, मैंने नॉर्मल ऑपरेशन का मतलब भी बता दिया, यानी कि एम्पलीफिकेशन वाला प्रोसेस। फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, बैटरीज वीबीबी एंड वीसीसी आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट एमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स बायस। वीसीसी इज मच हायर वैल्यू देन वीबीबी, ये मैंने आपको साइज से ही बता दिया, साइज से भी आपको ये बात नजर आ रही है, वरना यहाँ लिखी हुई भी है। ठीक है, ये आ गया, ठीक हो गया। अब ये इन्होंने आगे जो है ना फिगर 18.17 शोज द सेम फॉर अ पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये मैंने आगे स्निपेट में छापा नहीं है तो ये आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए परेशान नहीं हो जाना कि सर ये तो एनपीएन लिखा हुआ है यहाँ पीएनपी लिखा हुआ है। ये हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन समझ रहे हैं, जो जैसे एनपीएन का ऑपरेशन होता है बिल्कुल वैसे ही आपके पास पीएनपी का ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब आते हैं ऑपरेशन की तरफ, आ जाते हैं उठ के। अब देखो, आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये देखो ये आपने बनाया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास है एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे आपके पास जब आप नोट करोगे अगर मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप डोपिंग कंसंट्रेशन की बात करोगे, तो ये देखो यहां पे आप देखो कौन सा कहां पे बना हुआ है, मैं यहां पे ड्रॉ भी कर देता हूं। यहां पे आपके पास एमिटर है, यहां पे आपके पास ये बेस है, और यहां पे आपके पास कलेक्टर है। और अगर एनपीएन की बात करें तो ये एन साइड है, ये पी साइड है, और ये आपके पास क्या है मेरे भाई, एन साइड है वापस। ठीक हो गया जी सर, ठीक हो गया। अब देखो यहां पे, अब आपको यहां पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। वजह, क्योंकि एमिटर आपके पास हाईली डोप्ड होता है। एमिटर में चूंकि डोपिंग कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो इंप्योरिटी ज्यादा होती है, तो अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा तो एमिटर में होल्स की तादाद ज्यादा होगी, और अभी चूंकि एनपीएन डिस्कस कर रहे हैं तो एमिटर एन है, तो एन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, ज्यादा है। तो शोज एन एनपीएन ट्रांजिस्टर एट द इंस्टेंट व्हेन बायसिंग वोल्टेज इज अप्लाइड। बायसिंग वोल्टेज इस, और इस वोल्टेज को कह रहा है, यानी कि जब आप पीएन जंक्शन पे वोल्टेज अप्लाई करते हो इन अ सर्टेन मैनर तो उसको बायसिंग वोल्टेज कहते हैं। ये भी मेरे लेक्चर नोट्स में लिखा होगा अगर आपने पिछली दो क्लासेस तमीज से ली है। इलेक्ट्रॉन्स इन द इमिटर रीजन शोन बाय ब्लैक डॉट्स हैव नॉट येट इंटर्ड द बेस रीजन, यानी कि अभी बिल्कुल टाइम टी इक्वल जीरो की कंडीशन लिखी हुई है। आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बायसिंग वोल्टेज, अब देखो आपने बायसिंग वोल्टेज अप्लाई कर दिया। बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करने से क्या होता था, जरा याद करो, जो मैंने कल की क्लास भी आपको पढ़ाई थी। ऐसे हमारे पास, ये इसी के ऊपर बना के दिखा रहा हूं, ये पी टाइप था, ये एन टाइप था, यहाँ होल्स थे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स थे, याद करो मैंने ऐसे आपको बनाना सिखाया था। यहाँ बैटरी कनेक्ट करते थे ऐसे, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यहां से इलेक्ट्रॉन इनको जंप मारते थे, मतलब पुश करते थे, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाता था। इलेक्ट्रॉन एन साइड से पी साइड पे जाया करता था फॉरवर्ड बायसिंग वाले केस में, पढ़ाई थी ये बात। अभी ये आपका इमिटर बेस जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस है। ये इलेक्ट्रॉन आपके एन साइड से कहां घुसेंगे, जाके पी साइड पे जाएंगे। फॉरवर्ड बायस है ना आपका इमिटर बेस जंक्शन, कैसा है, फॉरवर्ड बायस है, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएंगे। देखो ये कह रहे हैं, आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ बायसिंग वोल्टेज इमिटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, सो इमिटर इंजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस रीजन। मान लो इमिटर से बेस रीजन में 100 इलेक्ट्रॉन दाखिल हो गया, 100 इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है, मतलब बहुत करोड़ों अरबों खरबों इलेक्ट्रॉन आएंगे, समझाने के लिए मान लिया कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 100 इलेक्ट्रॉन बेस में आ गए। अब बेस के बारे में ध्यान में रखना, बेस का साइज बहुत छोटा है, और दूसरा साइज भी छोटा है, और उसके साथ साथ उसकी डोपिंग कंसंट्रेशन भी लाइट रखी हुई है। तो बेस के अंदर जो होल्स की तादाद है वो क्या है, बहुत कम है, बहुत कम है बेस के अंदर। ठीक है, अब आगे कहते हैं, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन, कौन से फ्री इलेक्ट्रॉन, जो इमिटर से आए हैं, इन द बेस कैन फ्लो इन आइदर ऑफ द टू डायरेक्शन, ये दो जगह पे जा सकते हैं भाई साहब। सही है, ये जो बेस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो सकते हैं, ये दो जगह पे जा सकते हैं। कहां कहां पे जा सकते हैं, दे कैन आइदर फ्लो आउट ऑफ द बेस टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि मेरे बच्चे या तो ये ऐसे आउटवर्ड जा सकते हैं, ऐसे ये बेस से जा रहे हैं आउटवर्ड, दे कैन आइदर फ्लो आउटवर्ड ऑफ द बेस टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी कि यहां देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आए, मान लो 100 इलेक्ट्रॉन इसने इंजेक्ट कर दिए, या तो ऐसे बाहर आ सकते हैं या यहां से यहां जा सकते हैं, भाई यही दो रीजन है। अब देखो जो यहां निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना उनकी तादाद कम होगी, और यहां जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद होगी ज्यादा। सर ये कैसे पता चल गया, सिंपल है, देखो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, समझो जो इलेक्ट्रॉन यहां पे आए, उनको यहां से इस बैटरी का पॉजिटिव बुला रहा है, और यहां पर इस बैटरी का पॉजिटिव बुला रहा है, बताओ किस बैटरी का पॉजिटिव ज्यादा तगड़ा है, इसका तगड़ा है, अभी तो ऊपर पढ़ के आए थे, मतलब कनेक्शन ही ऐसे किए हैं हमने, बैटरी ऐसे लगाई है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो यहां जाएगा क्योंकि यहां पे ज्यादा अट्रैक्शन ऑफर हो रही है, और यहां पे इलेक्ट्रॉन कम जाएगा। ये समझना आहिस्ता आहिस्ता। अब देखो वापस आते हैं, तो एमिटर बेस, अच्छा, एमिटर इंजेक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस रीजन, सही है, आ गए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस फिगर के अंदर। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन इन द बेस रीजन कैन आइदर फ्लो इन द टू डायरेक्शन, ठीक है सर, आपने बता दिया यहां जा सकते हैं, यहां जा सकते हैं, इसके पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव की वजह से, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया।
अच्छा, दे कैन, ये लिखा हुआ भी है, टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वीबीबी, और दे कैन बी अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलेक्टर बिकॉज ऑफ द बैटरी वीसीसी। ठीक है, सिंस the base is extremely thin, very few electrons manage to recombine with the holes and escape out of the base। ये कह रहा है वही बात जो मैंने कही, क्योंकि बेस बहुत थिन होता है तो यहां पे होल से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बहुत कम होती है। यानी कि समझो एमिटर से जितने इलेक्ट्रॉन यहां आते हैं, तकरीबन सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते। अभी हम आगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करेंगे, उससे मजीद अंदाजा हो जाएगा। समझ लो, अगर 100 इलेक्ट्रॉन इमिटर ने भेजे हैं ना, तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होल से कंबाइन होगा, बाकी यहां और यहां पे आपके पास निकल जाएंगे सारे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आगे आपके पास क्या कहता है मेरा बेटा, कहा चला गया, ये रहा, ऑलमोस्ट ऑल द free electron injected from the emitter into the base are attracted by the collector due to it large positive potential VCC। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है जितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दाखिल होते हैं, इसमें से मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है सर, अभी तक एम्पलीफिकेशन कैसे हो रही है, हमें ये बात समझ में नहीं आ रही, वो भी समझ में आएगी, परेशान नहीं हो जाओ। अभी आप पहले वर्किंग तो समझ लो। वर्किंग क्या समझी, एमिटर के पास सारे इलेक्ट्रॉन थे, वहां से दाखिल हुए, बहुत कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंबाइन हुए होल्स के साथ, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, आगे चले गए। ठीक है, दस इन आर नॉर्मली बाइस ट्रांजिस्टर ड्यू टू अबव मेंशन्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट आई कौन सा करंट है, जो यहां एमिटर से दाखिल हो रहा है, जो करंट एमिटर से बेस में दाखिल हो रहा है इसे कहते हैं आई करंट। जो यहां पे निकल के जा रहा है इसे कहते हैं हम बेस करंट। जो यहां पे जा रहा है इसे हम कहते हैं कलेक्टर करंट। बेस करंट वो है जो कि इलेक्ट्रॉन बेस में होल से कंबाइन होकर नीचे की तरफ जा रहे हैं, और कलेक्टर करंट वो है जो कि आपके पास यहां से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस डायरेक्शन में किस तरफ, इस तरफ जा रहे हैं, वीसीसी की तरफ, इसको हम कहते हैं कलेक्टर करंट। ठीक है, तो ये इन्होंने लिखा हुआ भी है, दस इन अ नॉर्मली बायस्ड ट्रांजिस्टर ड्यू टू अबव मेंशन्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वी कैन से दैट एन इलेक्ट्रॉनिक करंट आई flows from the emitter into the base, a very small part of it current IB flows out of the base। यहां से जो फ्लो आउट करता है इसको कहते हैं IB। ठीक है, अच्छा सर, यहां वाले करंट को IB क्यों नहीं कह रहे आप, इसलिए कि मेरा बेटा यहां वाला जो करंट है ना, यहां वाला करंट ये कलेक्टर की तरफ अट्रैक्ट होता हुआ जा रहा है, तो हमने उसको उसी की मुनासबत से क्या नाम दिया हुआ है, IC का नाम दिया हुआ है कलेक्टर करंट का। ठीक हो गया, तो बहुत स्मॉल करंट आउट ऑफ बेस आता है, रेस्ट आईसी फ्लोज करता है। ठीक है, ये देखो अब इन्होंने यही इसकी यहाँ पे सर्किट डायग्राम बना के दिखाई हुई है। ये मेरा बेटा आपके पास इमिटर करंट है जो यहाँ पे आया इस तरह से, ये मेरा बेटा आपके पास बेस करंट है, और ये आपके पास क्या हो गया, कलेक्टर करंट है। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब अच्छा, ये जो इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है, ये इन्होंने डायग्राम इलेक्ट्रॉन्स के एतबार से बनाई हुई है, इलेक्ट्रॉन्स के एतबार से आपको ये डायग्राम शो करी हुई है। यही डायग्राम अगर आप होल्स के एतबार से बनाओगे या कन्वेंशनल करंट के एतबार से बनाओगे तो डायग्राम ये रिवर्स बन जाएगी, यहाँ पे इस तरह की। ये वही चीज़ है, बस कन्वेंशनल करंट के एतबार से बना दी। भाई अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो आपका जो होल है वो इसमें ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आ रहा है तो होल यहाँ पे ऐसे जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे आ रहा है तो होल आपके पास ऐसे जा रहा होगा। आपको ये चीज़ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये वैसे ही छापते हुए आ गया था तो यहाँ देख लिया। अब आती है हमारे पास इसकी इक्वेशन, और जिससे हमें पता चलेगा कि ये अपनी एम्पलीफिकेशन कैसे करता है। ठीक है, अब समझो यहाँ पे एम्पलीफिकेशन पहले होती क्या है, देखो मान लो ये मेरे पास एक कोई सिग्नल है। ठीक है, इस सिग्नल का आपको एक सर्टेन एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, फिर आपको इसकी रियल लाइफ एग्जांपल भी दे दूंगा। इस सिग्नल का आपको एक सर्टेन एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है, ये देखो ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड नजर आ रहा है हमें। ठीक है, ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इस सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ना, ये क्या हो जाए, ऐसे बढ़ जाए, सिग्नल वही है, बस हुआ क्या कि इसका जो एम्पलीट्यूड था ना मेरे भाई, वो देखो पहले के मुकाबले में क्या हो चुका, बढ़ चुका, देखो नजर आ रहा है। पहले के मुकाबले में आपके पास एम्पलीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। दिस फिनोमिना इज टर्म्ड एज एम्पलीफिकेशन। ये चीज आपके पास क्या कहलाती है मेरे भाई, एम्पलीफिकेशन कहलाती है। ठीक है, एम्पलीफिकेशन कहलाती है, ये चीज होती है एम्पलीफिकेशन आपके पास। सर इसकी मिसाल दें, आपके मोबाइल में वॉल्यूम को अप करने का बटन होता है, हाँ होता है, वो एम्पलीफिकेशन के फिनोमेना पे काम करता है। भाई अगर आपने मिसाल के तौर पे अपने मोबाइल पे आप किसी से बात कर रहे हो, जब आप किसी से बात करते हो और आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ाते हो, इसका मतलब क्या होता है कि सामने वाला ऊंची ऊंची आवाज में अपना गला फाड़ना शुरू कर देगा, नहीं, वो तो जो नॉर्मल टोन में बोल रहा है वो उतनी टोन में बोलता रहेगा। आपको आवाज तेज आना शुरू हो जाएगी क्योंकि आपने एम्पलीफिकेशन की फंक्शनलिटी क्या कर दी, इंक्रीज कर दी। दिस इज एम्पलीफिकेशन। ठीक है, अब आगे देखो आपको ये कह रहे हैं, पहली इक्वेशन जो आपने ध्यान में रखनी है, दैट इज आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। एमिटर करंट बराबर है कलेक्टर करंट प्लस बेस करंट के, यानी कि एमिटर से जो इलेक्ट्रॉन दाखिल होते हैं, यहाँ बेस से वही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कलेक्टर की तरफ वही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन दाखिल हुए,
एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो 99 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, कलेक्टर की तरफ जाएंगे। यानी कि दिस 99 प्लस 1 विल गिव यू द एमिटर करंट, ये चीज आ गई। सही है। अब ये जो चीज है ना, कलेक्टर और बेस के जो करंट का रेशियो है वो डिफाइन करता है कि आपका गेन फैक्टर कितना होगा। क्या मतलब सर, मिसाल से समझो। मान लो मैं चाहता हूं मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा जो सिग्नल है वो 20 टाइम्स एम्पलीफाई कर जाए। मैं कितना चाहता हूं, मान लो मैं चाहता हूं कि मेरा जो सिग्नल है वो 20 टाइम्स एम्पलीफाई कर जाए। तो 20 टाइम्स एम्पलीफाई करने का मतलब क्या है, 20/1, यानी कि 20 इलेक्ट्रॉन मुझे कलेक्टर की तरफ भेजने हैं, एक इलेक्ट्रॉन मुझे बेस की तरफ भेजना है, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इंजेक्ट करूंगा मैं, 21 इलेक्ट्रॉन मैं एमिटर के जरिए इंजेक्ट करूंगा। ये मतलब हो गया इसका। यानी कि ये जो आपका कलेक्टर और बेस करंट का रेशियो है ना, ये तय करता है इसका करंट गेन क्या होगा, या किस बेस पे आपके पास करंट आपका एम्पलीफाई हो रहा होगा, मतलब आपका सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा होगा। ठीक है। तो ये उन्होंने यही बात यहां लिखी हुई भी है फॉर अ गिवन ट्रांजिस्टर द रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट IC टू बेस करंट इज नियरली कांस्टेंट, दैट इज IC/IB। द रेशियो इज कॉल्ड द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। आगे देखो इन्होंने एक और बात लिखी है, क्या, इट्स वैल्यू इज क्वाइट लार्ज। तो भाई क्वाइट लार्ज तो होगी ही, वजह क्योंकि बेस करंट बहुत कम होता है जो कि निकल के उसकी तरफ VBB की तरफ जाता है, और कलेक्टर करंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसी की वजह से तो आपका ट्रांजिस्टर क्या करता है, एम्पलीफिकेशन कर पा रहा होता हैगा। सही है। ये जो आपने यहां पे मेरे बेटे नाम पढ़ा है ना, इसको जहन में रखिएगा, IC/I, इसको हम कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन एमिटर करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। आगे चल के अभी आपको एक अल्फा भी बताऊंगा, अल्फा भी एक चीज होती है मेरे बच्चे। अल्फा की भी यहीं पे फॉर्मूला लिख देता हूं। अच्छा, पंजाब बोर्ड वालों ने अल्फा नहीं लिखा हुआ, सिंध बोर्ड वालों ने अल्फा को डिफाइन किया हुआ है, लेकिन माजी में एक सवाल आया हुआ है, इसलिए हमें जो है ना वो अल्फा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है। फेडरल बोर्ड वालों ने भी लिखा हुआ है, जो कि KPK बोर्ड की किताब है, क्योंकि अभी तक NBF की नई किताब यहाँ पे आई नहीं है। अल्फा भी होता है एक, और एक ही होता है। अब इन दोनों का ना नाम याद रखने का तरीका क्या है, अब देखो आपके पास तीन चीजें, कलेक्टर बेस इमिटर, तीन चीजें, कलेक्टर बेस इमिटर। आप देखो बीटा के फॉर्मूले में आपको क्या क्या नजर आ रहा है, बीटा के फॉर्मूले में आपको क्या नजर आ रहा है, कलेक्टर नजर आ रहा है और बेस नजर आ रहा है। क्या नजर नहीं आ रहा, इमिटर नजर नहीं आ रहा। तो इसको हम कहते हैं, बीटा को हम कहते हैं कॉमन इमिटर करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं, कॉमन एमिटर करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। बिल्कुल इसी पैटर्न पे अब देखो अल्फा का नाम दे देंगे। अल्फा को हम सिंपल करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं, और बीटा को हम सिंपल करंट गेन फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है। फर्क दोनों का इसी नाम से पता चल रहा है आपको, जो आपको यहां पे आ रहा है। ठीक है क्या, एक रेशियो है कलेक्टर और बेस करंट का, एक रेशियो है कलेक्टर और इमिटर करंट का। एक और चीज है, बीटा का जो वैल्यू होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि बेस करंट हमेशा कम होगा, कलेक्टर करंट हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। अल्फा का वैल्यू विल बी ऑलवेज लेस देन 1, क्यों, इमीटर से ही तो सारा करंट आ रहा है, इमीटर का करंट बड़ा होगा, कलेक्टर का करंट हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो अल्फा का जो वैल्यू होगा दैट विल बी लेस देन 1। सवाल अल्फा का यही पूछा गया था कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। एक सवाल और न्यूमेरिकल बेस्ड था, वो भी अभी आता है थोड़ी देर में। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें आपको क्या क्या नजर आ रहा है, आपको इसमें कलेक्टर नजर आ रहा है, और क्या नजर आ रहा है आपको, इसके अंदर एमिटर करंट नजर आ रहा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप कहोगे दिस इज कॉमन बेस करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब सर जैसे इन्होंने एक आगे मिसाल दी हुई है, ठीक है, रेशो है और कोई चीज नहीं है, ठीक है, दोनों रेशो है। अब जैसे इन्होंने आगे आपको एक मिसाल दी हुई है, एग्जाम्पल 18.1, कहते हैं इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज अ कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर, बेस करंट ऑफ दिस, व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर। अब देखो, अब बच्चा यहां पे आके होता है परेशान। अब बच्चा बोलेगा यार यहां सिर्फ लिखा हुआ है करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, अब इसने तो बताया ही नहीं कि करंट गेन अल्फा है, करंट गेन बीटा है। जहन में रख लेना खूब अच्छे से, जब तक वो अपने मुंह से ना कहे कि अल्फा का वैल्यू निकालो, या कॉमन बेस करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर निकालो, या अल्फा निकालो, या रेशियो ऑफ कलेक्टर एमिटर करंट बताओ, तब तक आपने कभी भी अल्फा नहीं कैलकुलेट करना। अगर सीधा सीधा करंट गेन बोले, यू आर सपोज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा। सही है। फिर बता रहा हूं बीटा क्या है, अल्फा क्या है, खूब अच्छे से सुन लो। देखो बीटा ये बताता है, बीटा ये बताता है कि टोटल करंट में से कितना हिस्सा बेस का है और कितना हिस्सा कलेक्टर का है।
बस ये बताते हैं। या बीटा के मुकाबले में कलेक्टर करंट कितना ज्यादा है, ऐसे समझ ले भाई। मतलब 20/1, भाई 1 से कितने गुना ज्यादा ये कलेक्टर है, 20 टाइम ज्यादा है, सही है। अभी यहां पे भी एक मिसाल से समझते हैं हम बात को। अल्फा क्या बताता है, अल्फा बताता है कि आपके पास कलेक्टर करंट और इमिटर करंट का क्या रेशो, यानी कि टोटल में से कितना कलेक्टर करंट है आपके पास, ये बताता है अल्फा, ठीक है। इन दोनों को आप इंटरचेंज करके भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी आपको बता देता हूं कैसे यूज करोगे। देखो ये क्वेश्चन इन बोर्ड में लिखी हुई है, मैं अभी उसका स्निपेट भी लगा दूंगा, फिर उसके आपको सवाल भी दिखा दूंगा। अच्छा अब देखो हमारे पास ये बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई आई बी, और अल्टीमेटली अगर मैं यहां से आई सी का वैल्यू निकालूं तो आई सी विल बी इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ आई बी बन जाएगा ये। सिमिलरली मैंने आपको जब अल्फा का वैल्यू बताया तो अल्फा क्या है, अल्फा इज आई सी डिवाइडेड बाय आई ई, ठीक है। इसको मेरे बच्चे आप लोग याद रखने का एक और तरीका भी यूज कर सकते हो, क्या? आप नोट करोगे कि इन सारे दोनों फॉर्मूलों के अंदर न्यूमरेटर के अंदर आपके पास क्या आ रहा है, आईसी आ रहा है। डिनोमिनेटर में देखो जहां पे बीटा है वहां पे बी वाला ही फैक्टर डिनोमिनेटर में आ रहा है, और यहां पे देखो बी तो आ नहीं सकता क्योंकि यहां पे बीटा नहीं है, तो यहां पे क्या आ रहा है, आई। मतलब ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, अगर आप कभी अल्फा बीटा का फॉर्मूला भूल जाओ तो आईसी का वैल्यू यहां से आपके पास क्या आ गया, अल्फा इंटू आई ई आपके पास उठ करके आ गया। ठीक हो गया। अभी इस सवाल पे आता हूं, 18 पॉइंट में मैंने अब तक नहीं कराया आपको, ठीक हो गया, समझ में आती है ये बात, इसे समझ में आ जाती है, कोई मसला नहीं है। अब देखो मेरे बच्चे आपके पास यहां पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, बीटा इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाय आई बी, ऐसे ही है जी सर, ऐसे ही है। अब देखो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि इमिटर करंट बराबर होता है, इमिटर करंट, इमिटर करंट बराबर होता है बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट के, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहां से बेस करंट की वैल्यू निकालनी है तो क्या बनेगा, इमिटर करंट माइनस का, सॉरी इमिटर करंट, अबे यार, इमिटर करंट माइनस का कलेक्टर करंट। अब देखो ये जो बेस करंट की वैल्यू निकाली है इसको मैंने यहां लाके पुट कर देता हूं, आई सी विल बी इक्वल टू इमिटर करंट माइनस का कलेक्टर करंट, ठीक हो गया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। देखो यहां पे आपको आई सी की वैल्यू लिखी हुई नजर आ रही है, अल्फा इंटू आई ई और बीटा इंटू आई बी, सही है। मैं बीटा को डिफाइन कर रहा हूं इन टर्म्स ऑफ अल्फा, तो ये वाली वैल्यू उठा रहा हूं अल्फा इंटू आई ई आई सी की, तो ये बन गया अल्फा इंटू आई ई। डेरिवेशन आपके मतलब की नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लेना अगर याद कर सको आखिरी वाला। अब फिर से आई ई मैंने रहने दिया एज इट इज, आई सी की जगह पे क्या आ गया, अल्फा इंटू आई ई, ठीक है। अब अगर मैं नीचे से यानी कि डिनोमिनेटर से आई ई का वैल्यू अगर मैं कॉमन ले लूं तो देखो क्या बनेगा, 1 माइनस का अल्फा, आई ई से आई ई मर गया, तो बीटा आपके पास क्या आ गया, अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा के बराबर आ गया। तो अगर आप चाहते हो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लो, बीटा इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा। बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे अगर किसी को ये समझ में नहीं आया, मैं अल्फा इन टर्म्स ऑफ बीटा ड्राइव करके दिखा देता हूं। देखो अल्फा क्या था, आई सी अपॉन आई, याद रखने का तरीका क्या बताया भाई, न्यूमरेटर में तो हमेशा कलेक्टर करंट आएगा चाहे अल्फा हो कि बीटा हो। अगर बीटा है, बीटा बी से आ रहा है ना, तो बेस में मतलब डिनोमिनेटर में यहां पे बेस करंट आएगा, और यहां पे चूंकि ये बीटा नहीं है तो यहां पे इमिटर करंट आ गया उठ के, ठीक है। याद रखने का तरीका बताया ये। अब देखो आईसी को रहने दिया एज इट इज, अगर मुझे यहां से आईई का वैल्यू चाहिए तो आईई किसके बराबर है, देखो नजर आ रहा है, आईई बराबर है आई बेस प्लस आईसी के बराबर, ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अब देखो आईसी किसके बराबर है, ये देखा हुआ बीटा इंटू आई बी के बराबर है, लिख दिया यहां पे आपने, क्योंकि अल्फा को इन टर्म्स ऑफ बीटा निकाल के दिखा रहा हूं, ठीक है। आगे अपॉन में फिर आई बी, इसको मैंने रहने दिया एज इट इज, प्लस आई सी को मैंने लिख दिया बीटा इंटू आई बी। अब देखो आई बी मुझे डिनोमिनेटर से कॉमन आता नजर आ रहा है गा, ठीक है। अब जब कॉमन आता नजर आ रहा है आई बी तो भाई कॉमन निकाल लेंगे, क्या बनता है यहाँ पे 1 प्लस का बीटा, सही है, ये और ये मर गया, तो क्या बनता है अल्फा बराबर है बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का बीटा। तो कभी कभार अल्फा दे के बीटा भी पूछ लेता है, मतलब इन्हीं इक्वेशंस में आपको घुमाता रहेगा, ठीक है। तो जहन में रख लीजिएगा ये आपके पास है। और अल्फा जो है वो आपके पास क्या होता है, वो आपके पास लेस देन 1 होता है, और बीटा जो होता है वो आपके पास ग्रेटर देन 1 होता है। अब देखो आप सवाल देखो, एग्जांपल नंबर 18.1 कहता है इन अ सर्टेन सर्किट द ट्रांजिस्टर हैज अ कलेक्टर करंट, कलेक्टर करंट बोले तो आई सी, एंड अ बेस करंट, मैंने अभी क्या पढ़ाया था, बेस करंट बहुत छोटा होता है। देखो ये 10 मिली एम्पियर है और ये 40 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶, यानी कि इसके मुकाबले में तकरीबन 1000 गुना छोटा है। व्हाट इज द करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, अब देखो करंट गेन में इसने नहीं बोला हुआ ना कि करंट गेन आपने कॉमन इमिटर वाला निकालना है या कॉमन बेस वाला निकालना है, तो हमेशा कौन सा निकालोगे, कॉमन
एमीटर वाला, कॉमन एमीटर का मतलब कि आईसी अपॉन आईबी वाला है, जो पंजाब बोर्ड में लिखा हुआ है, ठीक है, वही वाला निकालेंगे हमेशा, ठीक है। वरना आपके पास दूसरा स्टेटमेंट भी मैं ले आता हूँ यहाँ पे सर, एक मिनट। वरना यहाँ पे आप देखोगे ना, जब आप पढ़ोगे इंशाल्लाह। अब ये इन्होंने डेरिवेशन यहाँ पे नहीं दी हुई है कि ये कैसे आया हुआ है, वो मैंने आपको क्लास में करा दी डेरिवेशन कि ये किस तरह से ड्राइव हुआ हुआ है, ठीक है, ये आप देख लो। ये सिंध बोर्ड की किताब का स्टेम्पेट लिया हुआ है इन्होंने, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी है कि ये कैसे होता है, कैसे होता है, कैसे होता है, ठीक है। और इसके नाम मैंने वो वहाँ पे किताब में नहीं दिए, वो मैंने आपको खुद ही बता दिया, इसके नाम ये होते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब वो नहीं बताएगा तो हमेशा आप आईसी अपॉन आईबी करोगे। सर इसकी रीजन क्या है, हमेशा आईसी अपॉन आईबी क्यों कर रहे हैं? इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि एक्चुअल में जो एम्पलीफिकेशन होती है ना, उस एम्पलीफिकेशन का जो गेन डिसाइड करता है, वो यही करता है डिसाइड कि भाई बेस करंट के मुकाबले में कलेक्टर का करंट कितना ज्यादा है, वो ये डिसाइड करता है। बस आपने क्या किया, फिर डिवाइड कर दिया। 10 × 10⁻³ मिली की जगह ये आया, माइक्रो की जगह ये आ गया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया 250। अब ये जो 250 आंसर है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि अगर बेस में एक इलेक्ट्रॉन गया तो कलेक्टर में 250 इलेक्ट्रॉन गए, यानी कि अगर बेस का करंट 1 एम्पियर था तो कलेक्टर करंट कितना है, 250 एम्पियर है। तो 250 टाइम्स जो है ना, वो आपके पास गेन प्रोवाइड किया इस ट्रांजिस्टर ने। बोलो भाई, यहां तक सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आसान आसान, आहिस्ता आहिस्ता करके बताया, कोई हड़ाउड़ी नहीं करी, क्योंकि अमूमी तौर पे बोर्ड लेवल पे ये ट्रांजिस्टर का टॉपिक छुड़वा दिया। देखो, इन्होंने आपको क्या करा, इन्होंने आपको ये सवाल दिया हुआ है, अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर शोन इन द डायग्राम निकालनी है, और डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आईसी यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा इज इक्वल टू 49 रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। बीटा की वैल्यू इन्होंने आपको दी हुई है। बीटा आपके पास क्या होता है, करंट गेन होता है। कौन सा करंट गेन है? कॉमन एमिटर करंट गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर है। तो आईसी अपॉन आईबी का वैल्यू उन्होंने आपको दे दिया 49। ये क्या बता रहा है 49? ये बता रहा है कि बेस करंट के मुकाबले में कलेक्टर करंट कितना है, 49 टाइम ज्यादा है, ये मतलब है इसका, ठीक है। और आपको देखो, यहां से इन्होंने बेस करंट भी दे दिया, ये कलेक्टर करंट, ये नहीं पता हमें, कलेक्टर करंट निकालना है, हमें नहीं पता, ठीक है। और इमीटर करंट आपको दे दिया 12 मिली एम्पियर, ठीक है। अब यहां से आप क्या कर सकते हो भाई, अल्फा की वैल्यू आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो यहां से। कैसे निकालोगे अल्फा अल्फा की वैल्यू? पहले आप निकालो भैया आईसी का वैल्यू। आईसी का वैल्यू कैसे निकालेंगे सर जी? आईसी का वैल्यू कैसे निकालोगे? आपको पता है बीटा बराबर है आपके पास आईसी डिवाइडेड बाय आई बी के। अब देखो, आई बी का वैल्यू आपको गिवन है, ये रहा 240 माइक्रो एम्पियर, यहां लाके पुट करोगे। बीटा का वैल्यू गिवन है, कितना है, 49 है, सही है। आप क्या करोगे, 49 को 240 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहां से आपके पास आईसी का वैल्यू उठ करके आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर दोगे, आईसी का वैल्यू आ गया, सर। अब क्या रह गया भाई, अल्फा निकालने के लिए रह गया। अल्फा कैसे निकालते थे हम? अल्फा निकाला करते थे आईसी डिवाइडेड बाय आई से निकालते थे। अब देखो, आईसी आप ऊपर से निकाल चुके हो, यहां लाके पुट करोगे, आई का वैल्यू आपको सवाल में ही गिवन है, आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। फिर अगर आप जो हमने ऊपर फॉर्मूले ड्राइव किए थे, अल्फा बराबर है बीटा अपॉन 1 + बीटा के, या बीटा बराबर है अल्फा अपॉन 1 - अल्फा के, जो ऊपर अभी फॉर्मूले ड्राइव भी कराए थे मैंने आपको, ये वाले, इनसे भी निकाल सकते हो। आपका काम है, करते रहना। बोलो भाई, सवाल हो जाएगा? कोई मसला तो नहीं है किसी का यहां तक सवाल के अंदर? सवाल में कोई मुश्किल तो नहीं है? एक सवाल और देख लो। बोलो बच्चों, सवाल हो जाएगा? कोई परेशानी तो नहीं है? एक सवाल और देख लो जल्दी से। देखो, ये वाला सवाल भी देख लो, ये भी हो जाएगा। अल्फा बेटा सवाल में निकालने बोले हैं ना। सवाल की पहली लाइन पढ़ो, क्या है, फाइंड द अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांजिस्टर। जी बेटे, आई ई से, आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, से भी आप आई सी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, बिल्कुल सही है, ठीक है। समीन बेटे, आपके सवाल का जवाब जो है ना, वो इसी लेक्चर के अंदर है, रिकॉर्डिंग को दोबारा से व्यू करना, ठीक है।
ठीक है। नहीं बच्चे, अल्फा और बीटा की कोई यूनिट नहीं होती, यूनिटलेस क्वांटिटी है। वजह यह है कि ये रेशियो है बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। ये सिर्फ ये बताता है कि एक के मुकाबले में दूसरे का इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा, दूसरे का करंट कितना ज्यादा या कितना कम है। ठीक है। अब देखो, अब यहां पे आपको कहते हैं इन अ कॉमन बेस कनेक्शन आईसी 0.95 दिया हुआ है, आईबी दिया हुआ है 0.05 मिली एम्पेयर, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। कैसे करोगे भाई? पहले स्टेप में आप यहां पे आई का वैल्यू निकालोगे, आई विल बी इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। एक काम आप ये करोगे, जैसे ही आप ये करोगे, आईसी भी पता है आईबी भी पता है, करोगे आपको आईई मिल जाएगा। सही है। अब आपको क्या निकालना है भाई? अल्फा निकालना है। अल्फा के बारे में मैंने आपको बता चुका कि अल्फा क्या होता है, आपके पास आई सी डिवाइडेड बाई आई ई आपके पास अल्फा होता है। आंसर आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे इसका आंसर आपके पास 0.95 आ रहा होगा। अच्छा, ये एक और चीज भी आप चेकिंग के लिए भी ध्यान में रख सकते हो। अगर आप कभी पेपर वगैरह में भी सॉल्व करो और अल्फा का आंसर ग्रेटर देन 1 आ रहा हो, तो वहीं पे रुक जाना है। इसका मतलब आपने वहां पे क्या करी होगी? गलती करी होगी। ठीक है, बोलो। क्लियर हो गया? अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? देखो, मैंने अभी आपको बताया ट्रांजिस्टर जो होता है वो एज एन एम्पलीफायर यूज होता है, यानी कि ट्रांजिस्टर आपके एम्पलीफायर सर्किट का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, मेन कंपोनेंट। जैसे सर मिसाल ले लो, सर मेन कंपोनेंट से क्या मुराद है? देखो, कल हमने रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा था। रेक्टिफायर सर्किट में क्या सिर्फ डायोड था? नहीं। रेक्टिफायर सर्किट में पीछे एक एसी सप्लाई थी, फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था, फिर एक डायोड था, उसके साथ एक लोड रेजिस्टर था जिसके अक्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा था। तो उसमें डायोड आपका की कंपोनेंट है। सही हो गया? तो जहन में रख लेना, आपके पास जो ट्रांजिस्टर है बिल्कुल ऐसे ही वो एम्पलीफायर सर्किट का एक की कंपोनेंट होता है। अब आपका जो एम्पलीफायर सर्किट है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो हर दफा अलग 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 डिस्क्रीट कंपोनेंट से एम्पलीफायर बनाने से बेहतर है कि हमने क्या करा, हमने एक कह लो कि प्री डिफाइंड सर्किट तैयार कर लिया। जैसे इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लो, जैसे बहुत सिंपल सी मिसाल इसकी आप ऐसे ले लो, फिर इसको हम पढ़ते भी हैं यहाँ से। जैसे देखो, हम कोई भी खाना बनाते हैं तो खाना आप अपने घर के सारे मसाला जात से भी बना सकते हो, लेकिन हम जो बने बनाए ये मसाले खरीदते हैं, इसका फायदा क्या होता है कि वो जो घर के मसालों से मिलकर जो कुछ बनना है ना, वो उस कंपनी ने पहले से बना के एक पैकेट में पैक कर दिया है। आपने सिर्फ उसको लेना है और डालना है और अपना काम करना है आगे। ठीक है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है, समझ लो एक आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, जिसके अंदर वो सारे डिस्क्रीट कंपोनेंट जिनसे के मिला के अलोंग विद द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट बनता था, वो आपने इस आईसी में एम्बेड कर दिया है। तो अब हम डायरेक्ट ये आईसी यूज करते हैं, इसको आप कहते हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, यही लिखा हुआ है। एज स्टेटेड अर्लियर, एम्पलीफायर इज एन इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग एम्पलीफायर सर्किट बाय डिस्क्रीट कंपोनेंट जिसके अंदर ट्रांजिस्टर मेजर है, द होल एम्पलीफायर इज इंटीग्रेटेड ऑन अ स्मॉल सिलिकॉन चिप एंड इनक्लोज्ड इन अ कैप्सूल। इसको आईसी कहते हैं, इन शॉर्ट इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है। पिंस कनेक्टेड विद वर्किंग टर्मिनल सच एज इनपुट आउटपुट एंड पावर सप्लाई, ये आपके किसी मतलब की चीज नहीं है। ठीक है, पिंस पिंस का कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहाँ पे। ये जो आपके पास इंटीग्रेटेड एम्पलीफायर है ना, इसको आप कहते हो ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ये होता है। अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर काम क्या करता है भाई? नाम से पता चल रहा है क्या काम करता है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एम्पलीफाई करता है, सही है। एम्पलीफायर यहाँ पे देखो आपको नजर भी आ रहा है। आप ए को भी देखो, आप बी को भी देखो, क्या कर रहा है ये। पहले बी को देख लो। देखो, इसका एम्पलीट्यूड ये था, ये साइज था, इसका एम्पलीट्यूड इसने बढ़ा दिया। सही है। साइकिल वही है, देखो साइकिल एक ही है, लेकिन एम्पलीट्यूड क्या हो गया मेरे बच्चे? बढ़ गया है। तो एक तो ये काम करता है, एम्पलीफिकेशन करता है। अब मेरा बेटा ये दो तरह की एम्प्लीकेशन करता है, एक कहलाते हैं इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक कहलाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। क्या मतलब है इस बात का मेरे बच्चे? इसका मतलब ये है कि आपके पास देखो यहां पे ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। नॉन इन्वर्टिंग से क्या मुराद है? जहां पे क्रस्ट था वहां पे क्रस्ट आया है, जहां ट्रफ था वहां ट्रफ ही आया है। यानी कि जिस सीक्वेंस में वेव था उसी सीक्वेंस में वेव आया है, बस सिर्फ एम्पलीफाई हो गया। यहां पे देखो, पहले वेव उल्टा हुआ है और फिर एम्पलीफाई हुआ है। यानी कि ये वेव था तो पहले वेव हुआ इस तरह से और फिर इसको इसने एम्पलीफाई किया, तो ये कहलाता है इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन, ये कहलाती है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफिकेशन। तो ये काम करता है, देखो क्या करें। The op-amp is usually represented by this. It has two terminals. One is known as the inverting input and the other is known as the non-inverting input. A signal that is applied at the inverting input appears after amplification at the outer terminal with a phase shift of 180 डिग्री। यानी कि इसमें और इसमें फेज शिफ्ट कितना है? 180 डिग्री का है। सर ये कैसे पता चल गया? अरे भैया ये देखो इधर।
अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक वेव साइकिल है, एक पूरी वेव साइकिल में यहां से 0 डिग्री है, ये 360 डिग्री है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट आपके पास 180 डिग्री है। अगर मैं बोलूं एक वेव हमारे पास यहां से स्टार्ट हो रही है ऐसे करके, तो इसका मतलब इस वाली वेव में और इस वाली वेव में कितना डिफरेंस होगा, तो आप यहां से निकाल सकते हो, इस तरह से यहां से देख लो भाई, यहां से यहां तक का इसमें डिफरेंस है, तो ये कितना बनता है, ये आपके पास 180 डिग्री का फेस शिफ्ट बनता है। सही है, 180 डिग्री फेस इसका आउट है। ठीक हो गया, तो ये चीज यहाँ पे ये बता रहे हैं, फेस शिफ्ट हो गया। इट कैन बी सीन दैट द सिग्नल इज इन्वर्टेड एज इट अपीयर्स ऑफ द आउटपुट, दिस इज व्हाई दिस टर्मिनल इज नोन एज द इन्वर्टिंग। अगर सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग इनपुट पे अप्लाई किया जाएगा, तो भाई एक इन्वर्टिंग होता है एक नॉन इन्वर्टिंग, आप जिस पे भी अप्लाई करोगे आपको उसके लिहाज से आपका आउटपुट मिल जाएगा। इन शॉर्ट, ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या करता है, आपका ट्रांजिस्टर जो पूरा एम्पलीफायर सर्किट के साथ बनता है उसको आपने एक जगह पे एम्बेड कर दिया। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, बोलो भाई यहां तक क्या सारी बात समझ में आती है? डिटेल तो इसके अंदर बहुत सारी है, जो आपके मतलब की चीज थी उसमें इतनी है। बोलो यहां तक समझ में आती है सबको? आगा खान के अंदर जो है ना वो इस तरह से होता है कि जो उनके टॉप पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनको जो है ना वो मेरिट के ऊपर जो है ना वो स्कॉलरशिप मिलती है, और उनकी जो है ना वो फी वेव ऑफ हो जाती है, जो उनके AKU की अपनी मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप पे आते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अब मेरे बच्चे, अच्छा ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं अपना लॉजिक गेट्स का, या ये सारी चीज़ें ट्रांजिस्टर ओपैम्प्स का, ये PMDC के जो पिछले साल का सिलेबस था उसके अंदर नहीं है, अभी इस साल का सिलेबस आया नहीं है। ठीक है, तो आप में से वो लोग जिनको ये सदके दिल से ईमान है कि PMDC अपना सिलेबस तब्दील नहीं करेगा, तो आप लोग क्लास छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि वो चेंज कर देगा तो भाई फिर सुन लो बैठ के। सही है, एक एक जवाब। दूसरी चीज़, PMDC के अलावा जो आगा खान वाले बैठे हुए हैं तो उनके तो सिलेबस में ये सब शामिल है, और इंजीनियरिंग वालों को तो कोई माफ़ी वैसे ही नहीं है। ठीक है, तो उनके पास तो हर जगह ये चीज़ शामिल ही शामिल है। ठीक है, चलो अब देखो भैया, लॉजिक गेट्स कहाँ पे आते हैं? अगर आप इसको किसी भी बोर्ड की किताब में देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मिलेगा, सिंध बोर्ड में देखोगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलेगा। देखो हमारे पास ना जब हम डिजिटल सर्किट्स पढ़ते हैं तो हमारे पास वहाँ पे जो है ना बाइनरी सिस्टम हमें पढ़ाया जाता है, या बाइनरी सिस्टम जो है ना वो हमारे पास हम लेके चल रहे होते हैं। पहले मैं लॉजिक गेट्स का ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो उससे चीज़ जो है ना वो समझना आसान हो जाएगी। बाइनरी सिस्टम के अंदर ना आपके पास ना दो स्टेट्स होती हैं, एक को आप कहते हो ऑन स्टेट, एक को आप कहते हो ऑफ स्टेट। ठीक है, इसके और भी नाम है, इसको आप कह सकते हो हाई स्टेट, इसको आप कह सकते हो लो स्टेट, इसको आप कह सकते हो वन, इसको आप कह सकते हो जीरो, इसको आप कह सकते हो ट्रू, इसको आप कह सकते हो फॉल्स। ठीक है, मतलब और भी नाम है, किताब देखोगे तो मिल जाएंगे। मकसद क्या है इनका, मतलब फालतू की चीज़ है। देखो मकसद क्या है इसका, देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। सिंपल सी मिसाल लेते हैं, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अब देखो हम सबके घरों के अंदर ये मैं बात कर रहा हूँ कराची की। ठीक है, अमूमी तौर पे लाहौर के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि लाहौर के अंदर मेरा जाना होता है अक्सर। तो लाहौर के अंदर जो वहाँ पे अक्सर जगहों पे जो मैंने सोसाइटी के अंदर घर देखे हैं, वहाँ पे क्या है कि सेंट्रल टैंक सिस्टम होता है अमूमन। बहरिया टाउन में भी शायद यहाँ पे भी है कराची के अंदर, लाहौर में तो मैंने खुद देखा था इसलिए मुझे वहाँ का पता है। वहाँ क्या होता है, पानी जो है ना वो खुद ही आपके ओवरहेड टैंक में आ जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है कराची के अंदर या बाकी जगहों पे जो हमने निज़ाम देखा है वो किस तरह से होता है, वो ये होता है कि आप जो है ना मोटर ऑन करते हो, तो मोटर ऑन करने पर जो आपका अंडरग्राउंड टैंक होता है जिसमें आपने पानी रखा होता है, वहां से पानी आपका, वो मोटर से जो पाइप लगा होता है वहां से ओवरहेड टैंक में पानी आपका चढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, सही है सर, समझ में आ गया। अब देखो मेरी एक बात सुनो, अब करना क्या पड़ता है, करना हर दफा ये पड़ता है कि आपको जब पता चले ऊपर की मोटर खाली हो गई है तो आप जाके मोटर ऑन करो, तो पानी ऊपर चढ़ेगा। फिर अगले दिन जो है ना वो आपको घर वाले बोलेंगे, अम्मी बोलेंगी, अब्बू बोलेंगे कि बेटा मोटर चला दो क्योंकि पानी खत्म हो गया है। ठीक है, अब आप सोचो कि अगर आप उसके साथ ना एक सेंसर लगा दो, ऊपर ओवरहेड टैंक में एक सेंसर लगा दो, उस सेंसर का काम क्या हो, सुनना गौर से। सेंसर का काम क्या हो, सेंसर का काम ये हो कि वो ओवरहेड टैंक की ना मॉनिटरिंग कर रहा हो। जैसे समझो ओवरहेड टैंक का ये आपके पास साइज है, अभी हमने लॉजिक गेट नहीं पढ़े, हम ये देख रहे हैं लॉजिक गेट का काम क्या है, पढ़ते क्यों है, क्या रीजन है, ताकि कुछ पता तो चले, कुछ समझ तो आए। मान लो आपने सेंसर को इस पॉइंट पे लगाया हुआ है, अब इस सेंसर का ना काम सिर्फ ये है कि जैसे ही पानी इस लेवल से नीचे जाएगा तो ये मोटर को सिग्नल दे देगा ऑन का।
मोटर को सिग्नल किसका दे देगा, ऑन का। अगर पानी इस लेवल से ऊपर होगा, पानी लेवल से नीचे हुआ, मोटर का सिग्नल दे दिया ऑन। अगर पानी इससे ऊपर है तो मोटर को सिग्नल दिया हुआ है किसका, ऑफ का। तो देखो आपकी मोटर चालू कब होगी, स्टार्ट कब होगी, ऑन कब होगी, जब पानी एक लेवल से नीचे आ गया। ये है लॉजिक गेट की जो एक्चुअल वो है। मतलब लॉजिक गेट्स के बगैर ना ये दुनिया समझ लो पत्थर के दौर में चली जाएगी उठ के। लॉजिक गेट्स का काम है हर सर्किट के अंदर लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करना। वो सारे लोग आप में से, गौर से सुन लेना, वो सारे लोग आप में से जिन्होंने आगे जाके फास्ट में, एनईडी में, यूईटी में, प्यास में, जीआईकेआई में या डिफरेंट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कंप्यूटर साइंस को अपना फील्ड बनाना है ना, तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि मेरा बेटा, इससे पहले कि 4 साल की डिग्री करके आप बाहर निकलो और आप बोलो कि यार आईटी सबने बोल के आईटी 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 की फील्ड में घुसा दिया था, जॉब तो है ही नहीं, कोई जॉब नहीं है, फिर वहीं कहीं में बैठ के एक्सेल की टाइपिंग कर रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा एक्सेल की टाइपिंग करना बुरी बात है, वो भी अच्छी बात है, हलाल कोई भी काम करो, आप कोई भी काम करो अच्छी बात है। लेकिन आप जो एक एम लेके जा रहे हो ना आईटी में, हाई पेइंग जॉब्स है वो आईटी प्रोफेशनल्स को मिलती है। हर वो बंदा जिसके पास आईटी की डिग्री है वो आईटी प्रोफेशनल नहीं कहलाता। अब इसका इससे क्या रेलिवेंसी है, इसकी रेलिवेंसी ये है, आपको अगर मैथ्स नहीं पसंद तो मैथ्स पसंद कर लो। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर ना आंखें फाड़ फाड़ के स्क्रीन देख के ना कोड लिखने से ज़्यादा बड़ा टाइम जो कंप्यूटर के प्रोग्रामर्स और ये साइंटिस्ट लोग अपना वो खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने में करते हैं और मैथ सीधी करने में करते हैं। ये जो आजकल एआई, डेटा साइंस, डेटा इंजीनियरिंग और ये डीप न्यूरल साइंसेस, इसका ये जो आजकल बूम चल रहा है, क्योंकि मेरा भी मास्टर्स है, मेरा मास्टर्स स्मार्ट ग्रिड के अंदर है, तो हमने भी ये एएनएन मॉडल, डीएनएन सब बनाए हुए हमने, ये मॉडल सारे पाइथन के ऊपर। तो मैथ से ये सारी प्रोबेबिलिटी है, ये सब चीज़, तो मैथ्स अपनी जो है ना वो थोड़ी सी बेहतर कर लो, वरना फिर वही होगा। ठीक है कि मैथ्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स ये दो चीज़ें जो है ना, कोशिश करना कि अभी आपका इंशाल्लाह एडमिशन हो जाता है, टेस्ट हो जाते हैं, टाइम आपके पास है, तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के जो है ना वो कोर्स करना शुरू कर देना। अगर किसी को कोर्स नहीं मिल रहे हो ना, मुझसे पूछना, मैं इतने कोर्स बता दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है यूट्यूब पे, एडएक्स पे, कोर्सेरा पे, नेपटेल पे, इतनी जहां नॉलेज का आबाद है, आप बस पढ़ने वाले बनो। मतलब ये दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये पता है किस यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, मतलब दुनिया की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है ना, उनके प्रोफेसर लोगों ने ये कोर्सेज डिजाइन किए हुए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से बात आ रही थी कि हम लॉजिक गेट्स को कहाँ यूज करते हैं। तो अब देखो बिल्कुल सिंपल सी मैंने मिसाल दी है आपको, मोटर का ऑन होना, मोटर का ऑफ होना। सर कोई और मिसाल दें, और मिसाल दे देते हैं भाई आपको। देखो आपने कभी सड़क के ऊपर लगी हुई ये देखी है, ये जो आपके पास लाइट्स लगी हुई होती हैं, आपके पास अमूमी तौर पे जो अच्छी जगहें होती हैं ना, जहाँ पे थोड़ा सा निज़ाम अपग्रेडेड होता है, वहाँ पे क्या होता है, इन लाइट्स के अंदर ना एक सेंसर होता है जिसे हम कहते हैं एलडीआर सेंसर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होता है बेसिकली। वो ये डिटेक्ट करता है बाहर से सूरज की लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। सही है, सूरज की लाइट कैसे डिटेक्ट करेगा, फोटोन की इंटेंसिटी मेजर करेगा, मतलब एवरीथिंग इज अगेन अप्लाइड फिजिक्स एंड मैथ्स इन इंजीनियरिंग। ठीक है, तो वो एलडीआर लगा होता है, खैर हमें उसका नहीं जानना कि वो कैसे करता है काम, उसको भाड़ में डालो। अब वो क्या करता है, जब तक उसे सूरज की लाइट मिल रही है तब तक वो बोलेगा भाई स्ट्रीट लाइट को जो सिग्नल मिलेगा, लॉजिक गेट जो स्ट्रीट लाइट को सिग्नल दे रहा होगा वो क्या दे रहा होगा भाई, ऑफ स्टेट में रहना है आपने। अभी बादल आ गए या किसी भी वजह से सूरज की लाइट खत्म हो गई, भाई शाम हो गई, सूरज ढल गया, सूरज गुरूब हो गया। अब उसने डिटेक्ट किया कि भाई इंटेंसिटी उसके थ्रेशोल्ड से नीचे चली गई, वो इसको सिग्नल दे देगा, किसका, ऑन का सिग्नल दे देगा। ये काम करता है आपका कौन, लॉजिक गेट करता है। सही हो गया, ये काम करता है कौन, आपका लॉजिक गेट करता है ये काम आपका। तो लॉजिक गेट का काम क्या होता है, डिफरेंट लॉजिक्स को इंप्लीमेंट करना। दिस इज द फायदा ऑफ लॉजिक गेट। ठीक है, तो ये है। अब मैं आपको बता रहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ना आपके पास दो स्टेट्स होती हैं, या तो कोई चीज आपके पास ऑन स्टेट में होगी या कोई चीज आपके पास ऑफ स्टेट में होगी। तो आपके पास बाइनरी सिस्टम के अंदर ना दो ही चीजें होती हैं, या तो वन होता है या क्या होता है, जीरो होता है। ठीक हो गया, जहन में रख लेना। अच्छा अब आगे देखते हैं, यहां पे भी देखो ये बात लिखी हुई है, द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स विच इंप्लीमेंट द वेरियस लॉजिक ऑपरेशंस आर नोन एज द लॉजिक गेट्स। बता दिया मैंने आपको, डेली रूटीन की मिसालों से बता दिया। ठीक है, इन दीज गेट्स द हाई एंड लो स्टेट, दैट इज द वन एंड जीरो स्टेट्स, आर सिमुलेटेड बाय सर्टेन वोल्टेज लेवल्स। अच्छा ये वोल्टेज लेवल से क्या मुराद है सर, अच्छा ये क्या मुराद है ये भी बता दें जरा। देखो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ,
ये स्ट्रीट लाइट के अंदर हमने कह तो दिया कि ये इसको ऑन का सिग्नल दे देगा या ये इसको ऑफ का सिग्नल दे देगा। मतलब सिग्नल कैसे देगा? ऑन का मतलब क्या है? मतलब क्या क्या बोलेगा उसको जाके? स्ट्रीट लाइट को ये बोलेगा भाई तू अभी ऑन हो जा, मुझे पता चल गया कि सूरज गुरूब हो गया है? नहीं। या ये बोलेगा भाई तू अभी ऑफ हो जा, मुझे पता चल गया सूरज निकला है? ये तो नहीं बोलेगा। वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो वोल्टेज पल्सेस देता है। वो क्या करेगा? वो वोल्टेज पल्सेस दे देगा। वो क्या करेगा? वो वोल्टेज पल्सेस देगा। अब जो वोल्टेज पल्सेस होती है ना, ये आपको सीधे हाथ पे चार्ट भी बना नजर आ रहा होगा। अमूमी तौर पे जो 0 से 0.5 वोल्ट तक की पल्स होती है ना, ये आपकी ऑफ स्टेट या जीरो स्टेट को शो करती है। और जो आपकी 2 वोल्ट से 5 वोल्ट तक की पल्स होती है ना, ये आपकी ऑन स्टेट को शो करती है। यानी कि ये आपके पास सूरत हाल होती है, ऑन स्टेट ऑफ स्टेट। ठीक हो गया? तो अगर आपके पास लेट से अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं, उसमें एलडीआर ने सेंस किया कि भाई सूरज गुरूब हो गया है, ऑन का सिग्नल देना है, वो वोल्टेज पल्स देगा और उसका जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 2 वोल्ट से ज्यादा होगा, तो उसे पता चल जाएगा भाई अब हमने ऑन हो जाना है। अगर एलडीआर ने सेंस किया सूरज निकला हुआ है, कहीं से लाइट माइट आ रही है, फोटोन की इंटेंसिटी इतनी है कि मुझे बंद हो जाना चाहिए, ऑफ का सिग्नल देगा, यानी कि 0 और 0.5 वोल्ट तक अपना वोल्टेज को गिरा देगा, तो वो बंद हो जाएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है इन्होंने। ठीक है? तो ये माजी में एक बार सवाल पूछा था, इसलिए मैंने ये बता दिया ये चीज़ कि हाई स्टेट की वोल्टेज रेंज क्या होती है। नेट का ही सवाल था, तो यहीं की हम उठा के रेंज कॉपी कर लेंगे। ठीक है? तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। वोल्टेज ऑफ 3.5 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ गेट, इट विल एक्सेप्ट इट एज अ हाई और वन। इफ अ वोल्टेज ऑफ 0.5 वोल्ट इज अप्लाइड, द गेट विल रिकॉग्नाइज इट एज जीरो और लो। अब मेरा बेटा आपके पास जो है ना वो अलग अलग लॉजिक गेट्स हैं। लॉजिक गेट्स तो अभी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, पहले मुझे ये बता दो कि लॉजिक गेट्स की फंडामेंटल साइंस क्लियर हो गई कि लॉजिक गेट्स हमने पढ़ने क्यों होते हैं? ये क्लियर हो गई? बोलो। लॉजिक गेट्स अभी पढ़ा रहा हूँ कि और गेट कौन सा है, एंड गेट कौन सा है, नॉर गेट कौन सा है, वो भी पढ़ेंगे सारे। बेसिक साइंस समझ आ गई कि लॉजिक गेट्स हमने पढ़ने क्यों है। इस मतलब इसकी अब बेशुमार इन्फिनिट एग्जांपल्स हो सकती हैं यार। फायर अलार्म सेंसर ले लो, ठीक है? तो सही है। मोशन डिटेक्टर हो गया, हाँ एग्जैक्टली मोशन डिटेक्टर हो गया। अब जैसे हमारे ये जहाँ से हम क्लासेस कंडक्ट करते हैं, इसके बाहर हमारे पास यहाँ कैमरा लगा हुआ है। अब कैमरे के अंदर जो है ना मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं यहाँ पे। अब अगर कोई बंदा उसकी रेंज में आता है रात में, तो वो इसको ऑन का सिग्नल देते हैं। आप लोगों ने भी देखे होंगे वो सिक्योरिटी कैमरास जो होते हैं, वो ऑन हो जाते हैं, तो उसकी लाइट ऑन हो जाती है, पता चल जाता है कौन आ रहा है। फिर जब वो उसकी रेंज से निकल जाता है, वो उसको सिग्नल दे देते हैं, वो ऑफ हो जाता है। तो मोशन डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। तो ये सब लॉजिक गेट्स के थ्रू आपके पास इंप्लीमेंट हो रहे होते हैंगे। अब आपके पास जो है ना वो अलग अलग लॉजिक गेट्स होते हैं। तो आते हैं बारी बारी लॉजिक गेट्स को शुरू करते हैं। ठीक है? अब हमारे पास बारी बारी आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा, समझ में आता जाएगा, और यहाँ पे मैं इसी का स्निपेट लगाता भी जाऊंगा। ठीक है? ये मेरा बेटा सिंध बोर्ड की किताब में भी है, और सिंध बोर्ड की किताब में ये आपको मैंने भी स्टार्ट में बताया था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है? पूरा टॉपिक मिल जाएगा, कोई दुश्वारी नहीं है। अब मेरे बच्चे आपके पास जो पहला गेट आ रहा है वो आपके पास है और गेट। पहला गेट अपने पास आ रहा है और गेट। आप मुझे जरा 2 मिनट देना, मैं गेट खोल दूं। अब देखो मेरे बच्चे, पहला गेट जो अपने पास आ रहा है ना वो अपने पास है और गेट। और गेट का मतलब क्या है? नीचे जो लिखा हुआ है ना उसको फिलहाल भाड़ में डाल दो, जो मैं बोल रहा हूं ना बस वो सुनो। और गेट का मतलब है या वाला गेट। या वाला गेट का मतलब क्या है? कि या तो ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए, या ये ट्रू हो जाए या ये ट्रू हो जाए। मिसाल के तौर पे लेट से मैं मोटरसाइकिल खरीदने गया। ठीक है? मैं क्या गया? मोटरसाइकिल खरीदने गया। मैंने बोला यार मुझे बाइक खरीदनी है, और जो मुझे बाइक खरीदनी है वो या तो 50,000 रुपए की में हो या या 2018 तक का कोई मॉडल मिल जाए। मिसाल दे रहा हूं। मतलब अगर 50,000 रुपए की रेंज में मिल जाए कोई बाइक तो भी चलेगा, मिसाल दे रहा हूं। या 2018 का कोई मॉडल मिल जाए तो भी चलेगा। अब मैं गया जाके जो है ना बाइक मैंने देखी, तो 50,000 की मिल गई तो मैं मॉडल नहीं देखूंगा। 2018 की मिल गई तो मतलब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है? और कोई मिसाल ले लो, और मिसाल ले लो भाई। और मिसाल के तौर पे आपके पास जैसे अभी एनईडी का, या आपके पास यूईटी के 2 राउंड्स आते हैं, या नेट के 4 राउंड्स आते हैं। एनईडी की मिसाल ले लो, जैसे एनईडी के 2 राउंड्स हैं। या तो पहले राउंड में अच्छा स्कोर कर ले भाई, या दूसरे राउंड में अच्छा स्कोर कर ले। एंड बाय द वे एनईडी के अंदर पास फेल का क्राइटेरिया भी होता है, ध्यान में रख लेना। 50 से नीचे वाला फेल हो जाता है। अगर आप बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स हो,
मतलब आपकी बोर्ड में पहली पोजीशन है और आपके आपके एनईडी के 100 मार्क्स में से 50 से कम नंबर आ गए, तो एनईडी वाले आपको गेट से भी घुसने नहीं देंगे, ठीक है। वो आप अपने घर पे संभाल के तमगा रखो जो आपने पोजीशन ली है, ठीक है। तो जहन में रख लेना ये बात। तो या तो आप पहले में पास हो जाओ राउंड में, या दूसरे राउंड में पास हो जाओ, ठीक है। कोई एक में भी आप ट्रू हो, आप पास हो, तो आपका जो है ना वो स्कोर कंसीडर कर लिया जाएगा। या का मतलब ये होता है और गेट, कि इफ आइदर ऑफ द टू इनपुट इज ट्रू, आउटपुट विल बी ट्रू, ठीक है। आउटपुट फॉल्स कब होगा, यानी कि एनईडी में एक बच्चे का दाखिला किस केस में नामुमकिन हो जाएगा, अगर वो राउंड वन में भी फेल है, राउंड टू में भी फेल है, इस केस में एनईडी उसे फाइनली फेल डिक्लेयर कर देगा। अगर पहले में पास है, दूसरे में फेल है, तब भी पास होगा। पहले में फेल है, दूसरे में पास है, तब भी पास माना जाएगा, क्योंकि वो बेस्ट ऑफ द टू कंसीडर करता है। दिस इज और गेट। अब देखो यही चीज उन्होंने यहां लिखी हुई है, और गेट एज सिंबॉलिकली, अच्छा ये इन्होंने सिंबल भी और गेट का दिया हुआ है, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट, ध्यान में रखना, दिस इज द सिंबल ऑफ और गेट, ठीक है। ये ए और बी इसके इनपुट है, आउटपुट इसका एक्स है, सब बताता हूं अभी आउटपुट कैसे आया, सब बताते हैं। तो इंप्लीमेंट द लॉजिक ऑफ और ऑपरेशन, ये और ऑपरेशन ये वही या वाली चीज है। इट हैज टू और मोर इनपुट्स एंड अ सिंगल आउटपुट, द आउटपुट हैज अ वैल्यू 1 व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट्स ए एंड बी इज एट 1। देखो ये मैंने यही बात आपको उर्दू में समझाई थी, इन्होंने यही बात अंग्रेजी में लिखी हुई है। आउटपुट ट्रू होगा या 1 होगा या हाई होगा व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ इट्स इनपुट्स ए एंड बी इज एट 1, यानी कि दोनों में से एक, आइदर ऑफ द इनपुट शुड बी ट्रू। एक्स विल बी जीरो ओनली व्हेन बोथ द इनपुट्स आर जीरो, सही है। दस इट इंप्लीमेंट्स द ट्रुथ टेबल ऑफ, ये ट्रुथ टेबल है। अच्छा ट्रुथ टेबल क्या होता है भाई? अगर मैं आपको कहता हूं पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है, मुझे पॉसिबल आउटकम्स बताओ, तो क्या पॉसिबल आउटकम बताओगे भाई? पाकिस्तान जीत गया, इंडिया जीत गया, मैच टाई हो गया, या मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स ना। तो ट्रुथ टेबल क्या है? आपके सर्किट के पॉसिबल आउटकम्स क्या 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 हो सकते हैंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है ना पॉसिबल आउटकम्स का, उसको आप क्या कहते हो? उसको आप क्या कहते हो? उसको आप कहते हो और गेट, ठीक है। अब देखो, ये आपने पॉसिबल आउटकम की जो लफ्ज है ना, ये आपने पहले भी सुने होंगे जब आपने प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, जो मैथ्स वालों से मुखातिब कर रहा हूं। तो जहन में रखना, मैथ्स का बहुत गहरा ताल्लुक है आपके कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, ठीक है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको यहां बता दिया, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस का मतलब होता है ऑरिंग ऑपरेशन, ऑरिंग ऑपरेशन, ठीक है। अब यहां देखो उन्होंने बताया है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है भाई। एक पॉसिबिलिटी ए भी जीरो हो, बी भी जीरो हो, एक ए जीरो लेकिन बी वन हो, एक ए वन हो बी जीरो हो, एक ए बी वन बी बी वन, ठीक है। अब देखो इसको मैथमेटिकली समझाना तो आसान है। जीरो प्लस जीरो क्या होता है? जीरो होता है। जीरो प्लस वन क्या होता है? वन होता है। वन प्लस जीरो क्या होता है? वन होता है। और वन प्लस वन यहाँ पे टू नहीं होता भाई, जहन में रख लेना। हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें या तो स्टेट वन होती है या जीरो होती है। तो वन प्लस वन का मतलब भी वन ही काउंट होगा, ठीक है। अब ये तो आपको वैसे समझ में आ जाएगा, ये इनके बीच में सब में प्लस 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 लगा लो, देख लो, जीरो प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, वन प्लस वन वन। टू नहीं होगा भाई, टू नहीं होता डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। बूलियन अलजेब्रा में या वन होता है या जीरो होता है, बाइनरी में दो ही स्टेट्स होती है, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्चुअल भी ट्रुथ टेबल समझ लो। कॉन्सेप्चुअल क्या है? ये कह रहे हैं ए जीरो है और बी भी जीरो है, यानी कि एनईडी वाले टेस्ट की मिसाल लो। मतलब अल्लाह ना करे आप में से कोई हो, जाहिर है मैं क्यों चाहूंगा यार मेरा कोई भी बच्चा फेल हो, या मेरा नहीं भी बच्चा तो कोई भी बच्चा क्यों फेल हो, ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। मेरी ऐसी कोई भी ना चाहत है, ना ख्वाहिश है, ना दुआ है। अल्लाह ताला आप सबको बहुत अच्छे मार्क्स से पास करे भाई, सही है। जो क्लास में नहीं भी है उन्हें भी करे, लेकिन होता नहीं है ऐसा। पास वही होता है जो मेहनत करता है, ठीक है। दुआ कर सकते हैं लेकिन साथ में दवा भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब इसकी उस मिसाल से आपको बात समझा रहा हूँ। पहले टेस्ट में भी फेल, दूसरे में भी फेल, तो भाई आउटपुट भी फेल हो गया। पहले में फेल, दूसरे में पास, तो आउटपुट पास, क्योंकि या चल रहा है, या और का मतलब या होता है। पहले में पास, दूसरे में फेल, आउटपुट पास। पहले में पास, दूसरे में पास, आउटपुट भी पास। ये हो गया और गेट आपका। अब बताओ मुझे, क्या ये लॉजिक गेट कोई मुश्किल था? जरा भी कोई मुश्किल थी इसके अंदर? बोलो, क्या लॉजिक गेट में कोई जरा सी भी कोई चीज है कोई जो आपको डिफिकल्टी फेस करा रही है? ऐसे ही है, बाकी सारे गेट्स भी ऐसे ही हैं, मैं सारे पढ़ाऊंगा ऐसे। क्लियर हो गया? चलो, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? इसमें आपको ट्रुथ टेबल दिखाएगा, ट्रुथ टेबल दिखा के आपसे गेट रिकॉग्नाइज कराएगा, या आपको बोलेगा और गेट है, उसके चार ऑप्शन देगा, इसमें से इसका कौन सा ट्रुथ टेबल है, या और गेट का सिंबल आपसे पूछेगा, या आपसे इसकी इक्वेशन पूछेगा, ये रहा, या ट्रुथ टेबल कंप्लीट करने के लिए दे देगा, या बोलेगा कि भाई आपके पास वन और हो रहा है जीरो में, इसका आउटपुट बताओ। तो वन और होगा जीरो में, तो इसका आउटपुट क्या होगा? वन होगा। भाई वन और होगा जीरो में, मतलब ए इनपुट वन है, बी इनपुट जीरो है, तो और का मतलब क्या होता है? प्लस। तो वन प्लस जीरो क्या होता है? वन हो जाएगा। ऐसे पूछेगा, ये सवाल है। अभी दूंगा ना प्रैक्टिस शीट, करना बैठ के उसको।
ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं एंड गेट पे, आते हैं एंड गेट पे आते हैं उठ के, सही है। अब समझना जरा एंड गेट। एंड गेट क्या है भाई? एंड गेट ये है, एंड गेट का मतलब होता है ये उर्दू वाला और, यानी कि दोनों के दोनों, यानी कि सारे के सारे इनपुट्स ट्रू होने चाहिए। क्या मतलब है सर, इस बात का जरा समझाइएगा। फिर आपको ना बिल्कुल सिंपल सी मिसाल से समझाता हूं। सिंपल सी मिसाल क्या है, एक मैं मान लेता हूं एनईडी के टेस्ट का आउटपुट, एक को मान लिया एनईडी के टेस्ट का आउटपुट, वन इज एनईडी के टेस्ट का आउटपुट, सेकंड वन इज आपका सेकंड ईयर की परसेंटेज। ये भी सुन लेना, और बहुत सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, इसी मिसाल में आपको सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। अब देखो, आपके एनईडी के टेस्ट में तो बहुत बेहतरीन नंबर आए, लेकिन खुदा ना खास्ता सेकेंड ईयर के अंदर आप फेल हो गए किसी पर्चे में, तो सेकेंड ईयर आपका फेल हो गया, आपको एनईडी एडमिशन नहीं देता। आपके सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन एनईडी के टेस्ट में आप फेल हो गए, अब भी एनईडी आपको एडमिशन नहीं देता। इसका मतलब अगर आपको एनईडी में एडमिशन चाहिए, अच्छा एनईडी इज जस्ट एन एक्स यूनिवर्सिटी, एक्स का मतलब है जो से वेरिएबल एक्स होता है, आप एक्स की जगह कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है, उनकी अपनी कंडीशन होगी भाई यकीनन। तो अगर आप एनईडी में टेस्ट में पास हो गए, सेकेंड ईयर में किसी पर्चे में लुढ़क गए, तो भी एनईडी एडमिशन नहीं देता, आउटपुट जीरो हो गया। सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे नंबर से पास हो गए, एनईडी के टेस्ट में लुढ़क गए किसी, मतलब राउंड वन राउंड टू दोनों में लुढ़क गए, तो भी एनईडी आपको एडमिशन नहीं देता। तो ये दोनों केसेस के अंदर ये एंड वाला गेट है, दिस इज एंडिंग, ए एंड बी हो रहा है ये, यानी कि इसमें हम कहते हैं एंड गेट को आप शो करते हो मल्टीप्लीकेशन से, देखो यहाँ किया हुआ है एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, यानी कि आउटपुट वन सिर्फ तब होगा जब दोनों इनपुट वन हो, यानी कि एनईडी का टेस्ट भी क्लियर हो, ये भी क्लियर हो, बोथ द थिंग्स आर क्लियर, तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी कि इन एवरी अदर केस आउटपुट विल बी जीरो, यानी कि दोनों इनपुट जीरो हैं, आउटपुट जीरो, ए जीरो है बी वन है तो भी आउटपुट जीरो, बी वन है ए जीरो है तो भी आउटपुट जीरो, ठीक है। ए वन है बी वन है, दोनों ट्रू इनपुट है, तो आउटपुट में आपके पास क्या आएगा जनाबे वाला, वन आएगा, सही है। देखो यही बात यहाँ लिखी हुई है इन्होंने, ए जीरो बी जीरो आउटपुट जीरो, ए जीरो बी वन आउटपुट जीरो, ए वन बी जीरो आउटपुट जीरो, ए वन बी वन आउटपुट वन। ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आसान करके समझना है भाई, मैथमेटिकली समझ ले, मैथमेटिकली तो सबसे आसान होता है समझाना, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना पड़ेगा। जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो क्या होता है भाई, जीरो, जीरो वन सा क्या होता है भाई, जीरो, भैया मल्टीप्लीकेशन लगाओ, बस सिंपल मल्टीप्लीकेशन लगाओ। लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा ऐसे मल्टीप्लीकेशन कराने से, कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने शुरू में बताया है ना, इनपुट का उससे रिलेशन करके, ये तो मैथमेटिकली समझाने का तरीका है, जीरो जीरो मल्टीप्लाई करो, जीरो वन वन सा हो गया, वन खत्म हो गई कहानी, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया और गेट और एंड गेट, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई, अब हमारे पास और गेट्स आ रहे हैं भाई कुछ। अब मेरे बच्चे हमारे पास जो और गेट्स आ रहे हैं, ये और गेट्स से मुराद यहाँ पे मोर गेट्स हैं, ठीक है। अब देखो ये आ रहे हैं। अब एक आपके पास है नॉट गेट, नॉट गेट, नॉट गेट की पहचान ये होती है कि इसमें आगे यहाँ पे जो है ना ऐसे बबल सा बना हुआ होता है, ये दिस इज अ बबल, ये एक बबल सा भी होता है यहाँ पे, ये इसकी पहचान होती है। नॉट गेट का मतलब ये है कि भाई तुम्हारे पास जो भी इनपुट होगा ना उसे तुमने इन्वर्स कर देना है, मतलब अगर इनपुट हाई है तो आखिर में उसे आप लो कर दो, इनपुट लो है तो आखिर में उसे आप हाई कर दो, यानी कि अगर वैल्यू वन आ रही है आप लो कर दो, वैल्यू फॉल्स आ रही है आप ट्रू कर दो। देखो, अगर ए जीरो है तो आउटपुट वन दे देगा, ए वन है तो आउटपुट क्या कर देगा, जीरो दे देगा। इन सब की इक्वेशन ध्यान में रखना, जैसे ऊपर इक्वेशन पढ़ाई थी ऑरिंग वाले की, जो और की मैंने आपको इक्वेशन पढ़ाई है, और की इक्वेशन क्या पढ़ाई है मैंने आपको, और की इक्वेशन पढ़ाई थी एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे इसकी इक्वेशन क्या पढ़ाई थी, एक्स इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंड गेट की इसकी क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए बार, ये बार है, ठीक है। बार का मतलब क्या है, जो भी ए है ना उसको आप क्या करोगे भाई साहब, पलट दोगे, ठीक है। ये सब यहाँ लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आता है नॉर गेट और नैंड गेट, नैंड गेट इसके नीचे आ रहा है, वो भी कॉपी करके ले आऊं, नैंड गेट और नॉर गेट। एक अपने पास ना कॉपी में नोट कर लेना सबसे पहले तो, जो आपके पास ये नॉर और नैंड गेट है ना, ये यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं ये, यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये दोनों यूनिवर्सल गेट्स कहलाते हैं, यानी कि आप दुनिया का कोई भी लॉजिक इन नॉर और नैंड से सिर्फ इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। दीज आर द यूनिवर्सल गेट्स, जैसे 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 मैं मिसाल देता हूँ,
जैसे आपके पास ये जो प्लस ऑपरेशन है ना, इसको हम दुनिया का यूनिवर्सल ऑपरेशन कहते हैं। आप पूरी मैथ्स प्लस से कर सकते हो, सारा कुछ प्लस से कर सकते हो। प्लस से बाहर कोई मैथ्स नहीं है, सब कुछ प्लस ही है और कुछ भी नहीं है। क्यों? चार फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं आपके, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो देखो, सबसे पहले तो ये देख लो, प्लस और माइनस तो एक ही चीज हो गई। भाई 2 + 2 आपने किया, सही है। सर 2 - 2 तो अलग होता है, अबे अलग तो होता है, इसको ऐसे लिख सकता है ना, 2 + -2 लिख सकते हैं, नहीं तो 2 को -2 में आप ऐड कर रहे हो, सही है। ये भी पढ़ोगे आप में से आगे जो लोग इंजीनियरिंग तमीज से पढ़ेंगे वो ये सब कुछ पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है। इनफैक्ट आपका कंप्यूटर इसी इसी साइंस पे काम करता है। सच सर मल्टीप्लाई भी बताए कैसे होता है ये। भाई 2 × 2 का मतलब क्या होता है? दो को दो बार जोड़ दें, यही मतलब तो होता है, और क्या होता है? अच्छा, 2 ÷ 2 का मतलब क्या होता है? इसका होता है 2 × 1/2। सही है, 2 × 1/2, इसका मतलब क्या है? 1/2 को दो बार जोड़ दिया आपने। मतलब है एट द एंड ऑफ द एडिशन ही। तो ये जो हम सुपर कंप्यूटर और ये चीजें बनाने की कोशिश करते हैं ना, हम सिर्फ ये चाह रहे होते हैं कि हमारा कंप्यूटर ना एडिशन तेज 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 करता जाए। जितना तेज वो एडिशन करेगा कंप्यूटर, उतना आपका सुपर फास्ट, सुपर डुपर फास्ट होता चला जाता है। तो दैट इज द बैकग्राउंड कॉन्सेप्ट उसका, ठीक है। अब आता है आपका नॉर गेट। नॉर गेट में भाई कोई नई चीज नहीं है, हम पहले पढ़ चुके हैं सब कुछ। नॉर गेट क्या है? और गेट प्लस नॉट गेट। भाई आपने जो और गेट पढ़ा था ना, उसी के अंदर आउटपुट पे नॉट लगा दो। नॉट क्या करता है? आउटपुट रिवर्स कर देता है, सही है। देखो इधर बताता हूं, ये आपने और गेट पढ़ा था, यस सर पढ़ लिया था। अब नॉर गेट में क्या होगा? एक कॉलम और ऐड हो जाएगा आगे। जहां आउटपुट जीरो आ रहा है इसको वन कर देगा, वन वाले को जीरो, जीरो वाले को वन, और वन वाले सॉरी वन वाले को जीरो, फिर वन वाले को जीरो, फिर वन वाले को जीरो, यानी कि 1 0 0 इसका आउटपुट हो जाएगा। मतलब जो भी आउटपुट आएगा ना भाई, उसको पलट देगा, और का आउटपुट को पलट देगा, क्योंकि और के आगे आपने नॉट लगा दिया। पहचान क्या है? देखो, ये आपके पास और गेट की सिंबल थी, इसके आगे आपने नॉट का बबल लगा दिया, ये आउटपुट है, ठीक है। यहाँ कहीं पे इसकी दीवी भी होगी, ये गालिबन इसी का ही है। मैं देख लूँ एक बार ताकि गलत ना हो जाए। टेबल 18.5, हाँ टेबल 18.5 बिल्कुल इसी का ही है। ये टेबल 18.5 जो है ना मेरा बेटा, ये नॉर का है। नैंड का मैंने कॉपी नहीं किया, अभी कर देता हूँ कॉपी, ठीक है। देख लो, अब देखो, देखो A + B क्या होता है मेरे बच्चे? 0 + 0 क्या होता है? जीरो। और गेट में पढ़ा था, आउटपुट देखो क्या आ रहा है? वन आ रहा है, क्योंकि ये नॉर गेट है, और के बाद नॉट ऑपरेशन हो गया। 0 + 1 क्या होता है? वन, और वन के बाद जीरो आ रहा है फिर, क्योंकि नॉट ऑपरेशन हो गया। 1 + 0 इज वन, और वन के आगे फिर जीरो आ रहा है। 1 + 1 इज वन, फिर आगे क्या आ रहा है भाई? सब जीरो आ रहा है, ठीक है। ध्यान में रख लेना अब ये बात सारी की सारी। अब इसी तरह से आपके पास नैंड गेट है। नैंड गेट को मैं कॉपी तो करता हूं, लेकिन एक नैंड गेट हम पहले खुद बना लेते हैं ना, ताकि हमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि हाँ भाई यार हमें भी ट्रूथ टेबल बनाना आता है। ये ट्रूथ टेबल बनाना कौन सा कमाल हो गया है। अब देखो, ये x = a.b किसका आउटपुट था? एंड गेट का आउटपुट था। और ये था एंड गेट का आउटपुट, दिस वाज द आउटपुट ऑफ एंड गेट। अब जब मैं नैंड गेट की बात करूंगा, नैंड गेट की बात करूंगा, तो वो क्या बन जाएगा? A.B जो भी आ रहा है आपने उसे क्या कर दिया भाई? ऐसे करके बाहर कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 0 1, फिर 0 0 1 1। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन है भाई, ये हमेशा ऐसे ही बनते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, 0 × 0 क्या होता है भाई? जीरो। 0 × 1 जीरो, 1 × 0 जीरो, 1 × 1 1। सही हो गया सर, सही हो गया। आउटपुट बना लो भाई। आउटपुट क्या करना है? बार कर दो भाई, जहां जीरो है वहां वन हो जाएगा, जहां जीरो है वहां वन हो जाएगा, जहां जीरो है वहां वन हो जाएगा, जहां वन है वो जीरो। ये बन गया भाई साहब आपका क्या? ये बन गया भाई साहब आपका, क्या बन गया? ये आपके पास बन गया, ये नैंड गेट बन गया। अब नैंड गेट की ये छाप भी लेते हैं नैंड गेट को यहाँ से उठा के। ये देखो आपके पास ये आता है भाई साहब नैंड गेट। ये आता है भाई साहब आपके पास आपका नैंड गेट, देख लो भाई। बस इन्होंने एक स्टेप जो है ना वो डायरेक्ट कर दिया, जो स्टेप इसमें नहीं है वो एंड गेट का आउटपुट आपको इस पे नजर, ये वाला जो आउटपुट है ना ये आपको उसमें नजर नहीं आ रहा। इन्होंने डायरेक्ट आपको ये वाला आउटपुट दिखाया है। मैंने आपको बता दिया कि वो इन्होंने कैसे बनाया ट्रुथ टेबल, तो आपको यकीनन समझ में आ गई होगी ये बात अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मेरा बेटा आपके पास आता है एक्सक्लूसिव और गेट, या जिसको आप कहते हो जोर गेट, ठीक है। चलो समझो, पढ़ने तो सारे हैं। इनकी इक्वेशन सबकी जहन में रखना, एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन, इन सब की इक्वेशन, ठीक है। ठीक है बच्चे, अब ये आप हमारे पास आ रहा है एक्सक्लूसिव और गेट, या जिसको आप कहते हो जोर गेट। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, आप नोट करो, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है।
ये है एक्स इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। क्या मतलब सर? देखो पहले इसको देखो, ये क्या हो रहा है, ए एंड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बी बार से। यानी कि ए को आप एंड कर रहे हो किसके अंदर, बी बार से। और बी बार का मतलब क्या है, जो बी था उसको पलट दिया आपने। ये क्या हो रहा है, ए बार एंड हो रहा है बी के साथ। ए बार का मतलब क्या है, ए को आपने पलटा और उसको आपने मल्टीप्लाई करा दिया किससे, बी से। ये पूरा फंक्शन क्या कहलाता है भाई, जोर गेट कहलाता है। ठीक है, अब यहां देखो आपको ये नजर भी आ रहा है, ये ए इनपुट है, ये बी इनपुट है। अब देखो ये किसका सिंबल है, ये एंड गेट का सिंबल है। ये ए गया यहाँ पे, ये सर गया यहाँ पे। अब देखो ये बी यहां से आया इधर, और ये कौन सा गेट लगा है, नॉट गेट लगा है। अब देखो बी जब इसमें से पास हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बी बार बन जाएगा। तो अब देखो एंड गेट को क्या क्या इनपुट मिल रहा है, एक ए मिल रहा है और एक बी बार मिल रहा है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा ए बी बार। भाई एंड गेट क्या करता है, दोनों को मल्टीप्लाई करता है। अब देखो यहां देख लो दोबारा, अगर नहीं समझ में आया तो देखो बी यहां पे सीधा आ रहा है, ए यहां पे आया, नॉट गेट में घुस गया, यहां से आएगा तो ये ए बार हो गया, पता नहीं नजर आ रहा है नहीं आ रहा है, ये ए बार है। ये जब यहां से बाहर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ए बार बी हो जाएगा। सही है, ए बार बी। अब ये देखो यहां से आया आपके पास ए बी बार, यहां से आया ए बार बी, ये आगे और गेट में दाखिल हो गया। अब जब और गेट में दाखिल हो गया तो क्या बनेगा, ऐड हो जाएगा ए बी बार प्लस ए बार बी। तो दिस वॉज आपके पास जोर गेट। अब अगर आपको इसकी ट्रुथ टेबल बनानी हो, इसकी ट्रुथ टेबल यहां तो उन्होंने डायरेक्टली बनाई हुई है ना, हम डायरेक्टली नहीं बनाते। ठीक है, हम इसकी ट्रुथ टेबल अपने तरीके से बनाते हैं ताकि आपको समझ में भी आ जाए, और फिर हम देखेंगे कि आखिर में हमारे पास जो है ना ये मैच कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ए ए बार बी बार, ए बार बी ए बी बार, और फिर फाइनली मैंने जोर का आउटपुट लिख दिया। जोर का आउटपुट क्या है, ए बी बार प्लस ए बार बी। यही है ना भाई जोर का आउटपुट, ये जोर का आउटपुट यही वाला है ना। चलो इन स्टेप से होते हुए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं। देखो 0 1 0 1 पॉसिबल इनपुट तो भाई यही है ना। देखो पॉसिबल इनपुट दो में इससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, दो में देखो या तो दोनों जीरो, या एक जीरो एक वन, पहला वन दूसरा जीरो, दोनों वन। ठीक है भैया। अच्छा, अब अगर आप ए बार की बात करो तो पलट दो ए को, ए जहां जीरो वहां वन, ए जहां जीरो वहां वन, ए जहां वन वहां जीरो, ए जहां वन वहां जीरो। फिर बी जहां जीरो वहां वन, बी जहां वन वहां जीरो, बी जहां जीरो वहां वन, बी जहां वन वहां जीरो। ए बार बी, ये क्या हो रहा है, ए बार बी से क्या हो रहा है, एंड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं भाई ए बार को बी से। अब देख ए बार बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ए बार बी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जीरो वन जा जीरो, फिर वन वन जा वन, फिर जीरो जीरो जा जीरो, फिर जीरो वन जा जीरो। अब ए को बी बार से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी बार से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज ए एंड दिस इज बी बार। देखो मैं किसको किससे कर रहा हूं, इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा, ए को बी बार से कर रहा हूं मल्टीप्लाई। देखो ए बी बार से, तो जीरो वन जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो, वन वन जा वन, वन जीरो जा जीरो, ये आ गया। अब क्या करना है भाई, ऑरिंग करनी है। ऑरिंग क्या है, फाइनली और ऐड कर दो। ऐड कर दो, जीरो प्लस जीरो जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो। तो अब देखो जो आपकी किताब वाले भाई साहब ने जो लिखा हुआ होगा ना, वो इन्होंने ये लिखा होगा, और ये के बाद जो इन्होंने लिखा होगा ना, ये के बाद इन्होंने डायरेक्ट ये लिखा हुआ है। तो ये बीच की उन्होंने साइंस उड़ा दी है जो मैंने आपको समझा दी है। 0 1 1 0 इसका आउटपुट देखो दिया हुआ होगा इन्होंने, ये रहा, देखो ये रहा 0 1 1 0। ये जो इसके बीच में जो साइंस थी ना, वो उन्होंने आपको बताना जरूरी महसूस नहीं किया। उनको लगा कि आप अकलमंद हो गए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि यार आपको नहीं बताते। मतलब अकलमंद की बात नहीं है ये, मुझे पर्सनली वैसे इख्तिलाफ है किताब बनाने वालों से, कि उन्हें किताब मतलब इस फहम में लिखनी चाहिए कि बच्चे को पढ़ने का दिल करे। ठीक है, तो ये जोक्स अपार्ट, ये मेरा पर्सनल इख्तिलाफ है इन लोगों से जो किताब को छाप के बना देते और जो है ना वो पूरी चीज नहीं डालते उसमें। और ये मेरा बेटा इसके जोर गेट का सिंबल हो गया। ठीक है, अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका क्या है, एक्स नॉर गेट है। ये जो इसकी हेडिंग यहाँ मैंने छाप ली थी गलती से, एक्स नॉर गेट। एक्स नॉर गेट क्या होगा, अबे जोर गेट है, इसके आगे नॉट गेट लगा दे, बस सिंपल, कुछ नहीं करना। ये था ना, इसके आगे यहाँ बबल लगा देंगे, वो एक्स नॉर गेट बन जाएगा। मतलब यार कोई भी गेट बना सकते हैं हम, दुनिया भर का कोई भी गेट आप बना सकते हो, उसके अंदर कोई टेंशन नहीं है। एक ही काम करना है, घिसा पिटा काम है, वही करते रहना है बस। भाई यही टोटल चीज है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक्स नॉर गेट भी दिखा देता हूँ भाई। अब देखो एक्स नॉर गेट दिखा देता हूँ, देख लो भाई इसके अंदर। इसकी ट्रुथ टेबल मुझे आप लोग बना के बता दो अब कि भाई आपसे बन रही है नहीं, पहले मैं समझा देता हूँ फिर आप देख के बना दो भाई। अब देखो भाई, पहले तो ये बता दो कितने लोगों को भाई ये समझ में आ रहा है कि देखो ये इक्वेशन समझ में आ रही है।
एक्स इज इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी पढ़ के आए थे ऊपर एक बार का इजाफा हो गया, बस ये बार क्या शो कर रहा है कि बाबा आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, ये देखो आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है, सिंपल। ये भाई इतना हिस्सा तो आपका जोर गेट था ना, आगे नॉट गेट आपने और चिपका दिया है, तो ये एक्स नॉर गेट बन गया आपके पास, हो गया ये इक्वेशन आपके पास, ठीक है। अच्छा ये बूलियन एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है, ये जो पूरी की पूरी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अलजबरा चलती है ना, इसको अपन लोग कहते हैं बूलियन अलजबरा, ठीक है। उसकी चूंकि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी ना, इसलिए मैंने उसके अंदर फालतू की लंबी नहीं करी, वरना उसमें आपको ये बताया जाता है कैसे जीरो प्लस जीरो जीरो है, फिर जीरो इंटू वन है, फिर वो ठीक है, पूरी एक साइंस है उसके अंदर भी, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा। आप में से शायद किसी ने अगर नवीं क्लास में, नाइन्थ क्लास में कंप्यूटर पढ़ी हो ना, तो बूलियन अलजेब्रा और डी मोइवियर्स थ्योरम किसी ने पढ़े, ये नाम सुने, बूलियन अलजेब्रा, बूलियन एक्सप्रेशन पढ़े? तो दो लोगों ने पढ़े हैं। ये अपने सिंध और पंजाब बोर्ड में, फेडरल बोर्ड में हुआ करती थी यार कंप्यूटर में, ये मेरे वक्त में भी थी, 2012 में मेरा ख्याल है, नवीं क्लास में था मैं, तब भी था ये। अच्छा मेरे टाइम पे नाइन्थ में था ये, पढ़ा है ना? हाँ वही 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 होती है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने उसके अंदर जो है ना वो, नहीं जो है ना वो उसका बोला। जी जी बेटे आप ऑफ हो जाए बिल्कुल, ठीक है। चलो ठीक हो गया, चलो गुड हो गया, खैर है। अब पढ़ लिया, क्या फर्क पड़ गया, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ वही है, ए आया, ये बी बार आया, यहाँ पे इसका आउटपुट हो गया ए बी बार। ये यहाँ पे देखो बी आया, ये देखो ए यहाँ पे नॉट गेट से होता हुआ आया, इसका आउटपुट हो गया ए बार बी। फिर ये गया ए बी बार प्लस ए बार बी, और आगे नॉट लग गया, नॉट का मतलब आपने आखिर वो क्या कर दिया, पलट दिया। तो बिल्कुल ऊपर वाले जैसा ही बनेगा आउटपुट, 0 1 1 0, बस आखिर में पलट दोगे तो 1 0 0 1 हो जाएगा, देखो 1 0 0 1 आ रहा होगा। देखो ऊपर वाला बनाया था ना, ऊपर वाले का आप ये सेम एज इट इज जो ये था ना भाई वही बनेगा, बस इसके बाद एक स्टेप और ऐड होगा, ए बी बार प्लस ए बार बी, और ऊपर आप लगाओ दिए, ठीक है। अब इसका 0 1, ये जीरो, ये जीरो, ये वन हो जाएगा, क्योंकि आगे नॉट गेट लगा दिया, एक नॉट गेट क्या करेगा, पलट देगा उसको भाई एक्स नॉर को। बोलो भाई कितने लोगों को ये सारी चीज समझ में आ गई है, लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट? बोल भाई समझ आ गया क्या सबको? देखो भैया आपके सामने जो है वो एक सवाल आया हुआ है, ठीक है। आउटपुट ऑफ और गेट इज वन कब होता है? इफ बोथ द इनपुट्स आर जीरो, सवाल ही पैदा नहीं होता। इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर वन, ये हो जाएगा, ठीक है। इफ आइदर और बोथ इनपुट्स आर वन, और गेट। ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर वन, नहीं, इफ आइदर इनपुट इज जीरो, ठीक है। आउटपुट वन कब होगा? आइदर इनपुट वन हो जाए या बोथ इनपुट क्या हो जाए, वन हो जाए, ठीक है। पॉइंट समझ में आ गया? अब इसी की जगह पे अगर मैं और की जगह पे क्या कर देता, एंड कर देता, तो इसका आंसर क्या होता? ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर वन। इसी तरह के सवाल आपसे पूछता है कि भाई डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, गेट के आपसे इक्वेशन पूछे, ट्रुथ टेबल कंप्लीट करने दे सकता है। बोलो बेटे, डी इसलिए नहीं हो सकता कि डी से ज्यादा बेहतर जवाब आपका बी है, क्योंकि देखो बी के अंदर उन्होंने सारी कंडीशन कवर कर ली ना और गेट की। जब भी आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हो तो उसमें यू आर सपोज टू मार्क द बेस्ट पॉसिबल चॉइस अवेलेबल, ठीक है। अच्छा अभी देखो एक बच्चे ने सवाल दिया भाई ये, कि आपने वन को कुछ किया वन के साथ और इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया। आपने बताना था कि ये कौन सा गेट है, आपने क्या ऑप्शन इसके सही लिखे हैं बच्चे जो आपने मुझे क्वेश्चन भेजा है? एंड गेट, और गेट, और एक्स नॉर गेट, और नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, ये नन, ये नॉट गेट नहीं है, नन ऑफ दीज है भाई, ये ठीक है, बच्चे ने नन ऑफ दीज लिख के भेजा है मुझे ये, सही है। वन ऐसा लिखा हुआ था ना, हाँ सही है, मतलब उसको आप मल्टीप्लाई अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ये स्टैब्लिश नहीं हुआ कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखो ये ऑड गेट, एंड गेट तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि एंड गेट के अंदर तो 1 डॉट 1 इज 1। और गेट भी नहीं हो सकता क्योंकि और गेट में भी 1 + 1 इज 1। एक्स नॉर गेट चेक कर लेते हैं, अभी ऊपर एक्स नॉर गेट का हमने ट्रुथ टेबल बनाया था ना, ये देख लो। एक्स नॉर गेट का ट्रुथ टेबल मैंने आपको ऊपर सिखाया था बनाना, ये देखो। वन और वन को जब आप एक्स नॉर ऑपरेशन करोगे, वन और वन को जब आप एक्स नॉर ऑपरेशन करोगे तो देखो क्या बन जाएगा, वन आ रहा है आउटपुट में, देखो। तो इसका मतलब वन और वन को जब आप एक्स नॉर करोगे तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, वन और वन को एक्स नॉर करेंगे तो वन हो जाएगा, इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स नॉर गेट हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है?
अच्छा नहीं, इसके अंदर तो जीरो बोला हुआ था, इसमें इसने तो वन बोला हुआ ही नहीं है। एक्स नॉर भी नहीं होगा भाई आंसर, एक्सट्रीमली सॉरी यार, ठीक है। एक्स नॉर अगर ऑप्शन में था तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स नॉर के अंदर भी वन और वन को करने पे क्या आंसर आ रहा है, वन आ रहा है, ठीक है। तो एक्स नॉर भी नहीं होगा, एक्सट्रीमली सॉरी भाई। वन और वन को करने पे भी आंसर वन आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता, तो इसका तो आंसर फिर क्या हो जाएगा आपके पास, नन ऑफ दिस हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक्स नॉर की जगह पे आपके पास जॉर होता मिसाल के तौर पे, तो जॉर का ट्रुथ टेबल देख लो ऊपर, हमने एक्सक्लूसिव और गेट पढ़ा था ऊपर कहीं, ये देखो ये रहा। इसमें देखो, ये देखो इसके अंदर देखो, जब ये वन है और ये भी वन है तो आंसर क्या आ रहा है, इसका जीरो आ रहा है। नजर आ रहा है, इसका आंसर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका मतलब ये जोर गेट आपके पास बन जाएगा, ठीक है। ये हमने किसका पढ़ा था ट्रुथ टेबल, ये देखो ये पढ़ा हुआ है, वन और वन का आंसर क्या आ रहा है, जीरो। ये हमने किस में पढ़ा था बच्चे, जोर गेट में हमने पढ़ा था, तो इसका आंसर जोर हो जाएगा। तो जो अगर आपने मुझे क्वेश्चन लिख के भेजा उसके अंदर एक्स नॉर गेट था, तो इसका आंसर पे नन ऑफ दीज होना चाहिए। मतलब अगर ऑप्शन में एक्स नॉर गेट था तो आंसर करेक्ट विल बी नन ऑफ दीज, और अगर एक्स नॉर नहीं था जोर था और साथ में नन ऑफ दीज ऑप्शन था, तो फिर करेक्ट आंसर आपके पास जोर गेट का हो जाएगा। सही है, बोलो, क्लियर हो गया। भाई ये सवाल समझ में आ गया जो एक बच्चे ने सवाल पूछा था मुझसे, वही बता तो रहा था मैं आपको, ट्रुथ टेबल से आइडेंटिफाई करने देता है गेट्स को, ठीक है। वो मैंने एक्स नॉर के अंदर भंड मार दिया था भाई गलती से, ठीक है। इंसान हूं भाई, गलती कर सकता हूं मैं भी, ठीक है। क्लियर है। यहां पे मेरा बेटा हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चैप्टर है वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है।